रिफ्लेक्टर्स थे उनको गिरा के उसको तोड़ दिए पब्लिक ने, बंद करो ये शूटिंग। और मैंने पलट के जब उनको देखा, तकरीबन कुछ 50-60 लोगों का क्राउड मेरी तरफ आ रहा है। तो वहां पे जब हम लोग थे तो हम लोग के पत्थर आते थे, कुछ 7 लाख एक्चुअल पत्थरबाजी हो रही थी या फिर पत्थरबाजी, एक्चुअल पत्थरबाजी। वो अच्छा कश्मीरी इसको गलत बताते हो और मुझे गालियां देनी हो। गॉडफादर, माय गॉड, मैंने पता नहीं कितनी बार देखी होगी जस्ट टू नो, और हर बार देखने के बाद लगता है कि ये क्या कैसे सोचा होगा। ये स्क्रिप्ट्स को चूज करना, बैक करना, ये बहुत बड़ा बात है, जो कि सैडली सर अगर मैं बोलूँ तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं दिखता है। मतलब मार्टिन स्कॉर्सेसी वेंट रॉन्ग, बट समहाउ पता नहीं क्या हुआ, ही इज सच अ गुड स्टोरी टेलर, मगर पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे कह नहीं पाए। मुस्लिम लोगों ने मुझे फोन करके मुझे गालियां दी थी। ओके, उन्होंने कहा था एजाज तो मुस्लिम भी नहीं है और ये क्या जानेगा। गाइस, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट ऑन फिल्मी नामा। आई एम प्रवीर और आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है एजाज खान। उनकी फिल्म हामिद को नेशनल अवार्ड मिला था एंड उनकी पहली फिल्म द वाइट एलिफेंट को इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। तो हमने ढेर सारी बातें की, उनकी कश्मीर में शूट करने की बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जो आपको सुननी चाहिए। इसके अलावा ढेर सारी मूवी रिकमेंडेशन, कौन से फिल्म मेकर्स जो उनको इन्फ्लुएंस किए, और इस सीरीज़ में हम काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ से आपको मिलवाएंगे। ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारे गप्पे करेंगे, मूवीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ढेर सारी रिकमेंडेशन मिलेंगे। सो सब्सक्राइब टू चैनल एंड नाउ एंजॉय द एपिसोड। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया हूँ। अभी आप कहाँ हैं सर? मैं घर पे हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो स्टार्टिंग का थोड़ा जर्नी में हमें लेके जाइए। जरूर। मैं मेरी बॉम्बे की पैदाइश है, बॉर्न एंड बॉट अप इन बॉम्बे, और मेरी पढ़ाई भी यहीं बॉम्बे में, स्कूल भी बॉम्बे में, सब यहीं थे, बॉम्बे का ही हूँ। आई एम हार्डकोर मुंबईआइट। घर पे सर आपका तो माहौल फिल्मी दुनिया वाला ही माहौल था, तो स्टार्टिंग डेज में आपने फिल्म्स का मतलब क्या मेमोरीज है फिल्म सेट्स की, और फिर वहाँ से आपको कब लगा कि नहीं आई शुड आल्सो गो इन द सेम पाथ? ये वाली फीलिंग कब से आनी शुरू हुई? आई थिंक वो बचपन से ही वैसे ही था, क्योंकि हाँ माहौल था। मतलब हम लोग माय फादर शूट और माय ग्रैंडमदर शूट, तो हम लोग अक्सर जाते थे बचपन में। तो तब से वही माहौल और वही दिमाग में यही था कि नहीं भाई फिल्म ही बनाना है। तो हमेशा वही रहा है, और तब से ही। और तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं और कहीं दूसरी लाइन में जाऊं। तो मतलब जब से होश संभाला या उससे पहले भी बचपन से बस यही था कि हाँ जब मेरा मौका आया तो मैं क्या करूंगा, कैसे बनाऊंगा, क्या है। आई गेस वो होता है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं शूटिंग, और यही था कि हाँ बस फिल्म ही बनानी है, और कोई इसमें कोई देयर वाज नो अदर, कोई गुंजाइश कुछ और थी नहीं। है कि आप पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उस हिसाब से आपकी पढ़ाई थोड़ी सेकंड हो जाती है ऑफ व्हाट यू वांट टू बी। तो बट खैर, आई मीन ग्रेजुएट होके वो बड़ा फायदा रहा है कि माय फादर ऑलवेज टोल्ड मी एंड माय पेरेंट्स कि आप पहले पढ़ाई करो और फिर जो कुछ करना है करो। तो वो क्या रेलेवेंस है पढ़ाई में और आर्ट में, वो मैं आज तक जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बट दैट्स हाउ इट इज ना। वो हमारी पढ़ाई और जितनी जो ये चीजें हैं वो हम सोच के ही चलते हैं कि वो इट इज अ फॉर्मेलिटी व्हिच यू हैव टू डू। तो वही रहा है वैसे ही। मुझे ये जानना था कि आप जैसे जब वो उस वर्ल्ड में जब आप धीरे धीरे जानना शुरू किए तो कौन सा फील्ड आपको इंटरेस्ट किया? क्योंकि अगर हम अपने जनरल पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम जैसे मूवीज़ देखते हुए बड़े होते हैं, तो हमें तो स्टार्टिंग में पता नहीं होता है, अगर हमारा वैसा बैकग्राउंड नहीं है तो हमें पता नहीं होता कि डायरेक्शन क्या है, सिनेमेटोग्राफी क्या है। नहीं, तो बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं और यही प्लान आसपास मेरे जितने रिश्तेदार हैं वो इसी फील्ड में। हाँ, मेरे अंकल सिनेमाटोग्राफर्स भी रह चुके हैं। जी जी। मगर ज्यादातर हम लोग यही देखते, माय फादर वाज अ डायरेक्टर, तो उनको देखा है। तो वो यही था कि बस यही बनानी है तो फिल्म बनानी है बस। बिजनेस माइंड तो था ही नहीं, तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते थे ना, मैं कर सकता हूँ अभी भी। तो बस यही है कि आप कहानी लिखिए, और राइटर्स थे तो आप सोचिए लिखने की या आप सोचिए डायरेक्शन की, बस वही दिमाग में आता था, वैसे ही चलता आ रहा था।
तो देयर वाज नो टू वेज, मतलब और कोई दूसरा तो ख्याल तो बीच में था ही नहीं, जैसे एक्टिंग और ये सब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बस यही था, बस फिल्म बनाओ, आप कहानियां लिखो और फिल्म बनाओ, और यही था। और या लिखने का इशू था, आई मीन मैं अक्सर मेरी कहानी मेरी होती है मगर मैं लिख नहीं पाता हूँ, स्क्रीन प्ले नहीं आता, सो आई प्रेफर कि राइटर के साथ कोलैबोरेट करके कुछ करें, बिकॉज इट वर्क्स बेटर फॉर मी। वो मैंने रियलाइज किया बहुत मच लेटर आफ्टर माय थर्ड फिल्म, आई रियलाइज कि नहीं, मुझे एक राइटर की जरूरत है, और साथ में अगर दो दिमाग साथ में कुछ काम करेंगे तो ज्यादा सही होता है। मैंने बहुत लेटर इन लाइफ आई डिसाइडेड, बट इट वाज ओनली डायरेक्शन और कुछ नहीं था, और नाउ आई डोंट थिंक सो दूसरा बिसाइड्स डायरेक्शन एंड राइटिंग एंड थिंकिंग ऑफ स्टोरीज और कुछ है भी नहीं। आई कांट प्रोड्यूस। हाँ, सिनेमाटोग्राफी थोड़ा है, उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है, मैंने कुछ कोर्सेज भी किए हैं लाइटिंग के और ये, बट कीपिंग इन माइंड फॉर एज अ डायरेक्टर, नॉट एज अ सिनेमाटोग्राफर। जी जी, वो सिर्फ के वो थोड़ा आसान होता है, आप अपने डीओपी एक्सप्लेन कर सकें कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए लाइटिंग, तो उस वजह से मैंने वो कोर्स किया था। It's always been direction, and I think वो जो एक स्टोरी टेलिंग जो है वो सिर्फ एक डायरेक्टर के थ्रू ही आ सकती है, राइटर की होती है, मगर तो एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि राइटर के बाद आप छोड़ देते हैं डायरेक्टर के ऊपर, डायरेक्टर का विजन होता है, तो यही है वो। एंड लास्ट अल्टीमेटली द डायरेक्टर हु गोज अबाउट डूइंग थिंग्स। आते हैं आपकी फर्स्ट फिल्म के ऊपर, द वाइट एलिफेंट। तो मुझे ये काफ़ी क्यूरियोसिटी हुआ जानने का कि जब फर्स्ट फिल्म कोई बनाने जा रहा है एंड बच्चों को और एनिमल्स को डायरेक्ट करना, ये मतलब हम जब फिल्म सेट्स पे या फिर फिल्म जब बनाने जा रहे होते हैं उस टाइम हमें एक आइडिया होता है कि कैरेक्टर्स को कैसे या ह्यूमन बींग्स को कैसे डायरेक्ट करते हैं, बट आपने फर्स्ट मूवी जो डायरेक्ट की उसमें मतलब एलिफेंट्स को लेके फिल्म बनाना, ऐसा ये आइडिया कहाँ से आया पहली बात तो, और ये एग्जीक्यूशन करना कितना मुश्किल था, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट फिल्म थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट फीचर फिल्म है गेस, राइट? तो इसके बारे में कुछ बताइए। And why did you choose this topic? वो एक आइडिया आया था मेरे दिमाग में। क्या था एक्चुअली, मैंने अक्सर कहा है मेरी काफी सारी इंटरव्यूज में, मेरी एक पुरानी गाड़ी थी। गाड़ी जो थी वो अक्सर मतलब हफ्ते में 3 दिन गैराज में जाना ही होता था, कुछ ना कुछ होता रहता था। तो मैं एक दिन जब मैं गैराज में था तो वो गैराज का एक मैकेनिक था, तो वो अक्सर गाड़ी को वो जानता था, तो वही रिपेयर किया करता था। तो मैं वहाँ जब था तो गाड़ी के नीचे से वो रिपेयर करके निकला और मुझे देख के कहने लगा, साहब ये सफेद हाथी को बेच क्यों नहीं देते? तो वो उतना उसका कहना था और मैं उसको बस घूरते रह गया, और वो एक दिमाग में मेरे वो ख्याल आया कि एक आइडिया था उसके एक लाइन से। मैं पागल होकर मेरे ऑफिस पहुंचा और वहां बैठ के मैंने उसको सोचना शुरू किया और रिसर्च जो किया, तब इस तरीके से व्हाइट एलिफेंट की कहानी आई बाहर। फिर उसके मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का मीनिंग भी देखा कि द वैल्यूएबल पोजेशन, टू मेंटेन अ वैल्यूएबल पोजेशन इज कॉल्ड द व्हाइट एलिफेंट। तो वो मैंने रिसर्च करके और वो सब चीज करके एंड उसको रियलिटी में किस तरीके से हमने किया, तो वो कहानी बन गई। और फिर आई सेंड इट टू मेरे जो राइटर थे साथ में उस टाइम पे, आयशा मेनन, हम लोग साथ में बैठ के उस कहानी को लिखी उन्होंने। फिर उन्होंने बिंगर्स इंस्टीट्यूट है एम्स्टर्डम में, तो वहाँ ऐसी जनरली अप्लाई कर दिया था। और जब वो वहाँ पे अप्लाई किया उनको फट से रिप्लाई आया और उनको स्कॉलरशिप ली थी, कुछ 6 महीने की स्कॉलरशिप थी वहाँ पे। तब एहसास ये हुआ कि अरे ये भाई कहानी में बहुत पोटेंशियल है। तब दिमाग में आया जब उन्होंने मुझे एम्स्टर्डम बिंगर्स ने उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि एज अ डायरेक्टर वी वुड लाइक यू टू कम देयर आल्सो। तो मैं वहाँ पे कुछ 1 हफ्ते के लिए गया था, उन्होंने 2 बार मुझे बुलाया था। Then I realized the potential of the story. तब तक मुझे ख्याल नहीं था, मैं हाँ बन जाएगी तो बन जाएगी। फिर जब दिमाग में जब ये बैठा कि ये भाई बन रही है और हो सकता है, तब मुझे रियलाइज हुआ। मैं काफी दोस्त आसपास जितने दोस्त थे कहने लगे, इजाज गलती कर रहे हो, पहली फिल्म हाथी के साथ कौन सी फिल्में बनी है? एक फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी, उसके बाद और मगर वो कमर्शियल थी, और ये तेरी तो एकदम आर्ट टाइप है और फलाना, मगर समहाउ बस दिमाग में मैंने कर लिया था कि बस बनानी है तो यही फिल्म बनानी है। आई कुड हैव गॉन थ्रू द कमर्शियल रूट, मगर मैंने नहीं चुना। मैंने सोचा कि नहीं, जितनी ट्रू टू द सब्जेक्ट रहे और उसका इट वाज कंप्लीटली फिक्शनलाइज्ड, मतलब वो ऐसा होता भी नहीं है मगर वो फिक्शनलाइज्ड था। वही सोच के
और जब वो इंस्टीट्यूट बिंगर्स से जब स्क्रीन प्ले आयशा का खत्म हुआ तो उन लोग ही करते हैं, दुनिया भर में फेस्टिवल्स में उन लोग भेजते हैं कहानी द स्क्रिप्ट को। तो आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ गुड रिस्पांस। फिर जब वो इंडिया में आई तो सबसे पहले NFDC के पास जब गई तो वो खड़े हो गए, वो कहे यस वी वांट टू प्रोड्यूस दिस फिल्म। तो साथ में वॉक वाटर और NDTV जुड़ गए, तो एकदम से इट हैपेंड। मुझे कुछ मौका नहीं मिला, वहाँ लोगों ने बहुत कहा कि मत करो ये, कुछ कमर्शियल करो पहले, पर आई स्टक टू इट। ऐसे नहीं करना है तो यही। तो सबने कहा कि बड़ी मुश्किल है ऐसी, आप आप जानवर के साथ काम करना। हाँ, मैंने उससे पहले भी एड फिल्में बनाई थी जानवरों के साथ, कुत्तों के साथ बनाई है, तो मैं जानता था कि कितनी डिफिकल्टीज होती है। वी मैनेज्ड किया हम लोगों ने। So I think it's got to do with आप क्या किस तरीके से आपको जो चीज I feel, देखिए हर चीज डिफिकल्ट है। आप बच्चों के साथ काम करना या इवन आप स्टार्स के साथ काम करिए, उससे ज्यादा डिफिकल्ट और कुछ होगा नहीं। वो सबसे ज्यादा मुश्किल तो वही है। तो अभी तक तो मैंने कोई स्टार्स के साथ काम किया नहीं है और ना मुझे मेरा इंटेंशन है ऐसा कुछ सर। सारे स्टार्स बन चुके हैं अभी। जो फर्स्ट मूवी में आपने जो कास्ट किया था, सब एक से एक बढ़ के दिग्गज जो लीड एक्टर भी कर रहे हैं। पीयूष मिश्रा सर, कहाँ से आप लोगों ने इनका कास्टिंग, मतलब आप लोगों का आपका ये कॉन्शियस डिसीजन था कि दैट आई विल गो विद देम, और उनको क्यों कास्ट किया गया, और मतलब कास्टिंग का प्रोसेस क्या था वो थोड़ा बताइए हमें। नहीं, वो मैंने पीयूष जी का तो देखा था काम, वो उन्होंने कुछ 2-3 फिल्में कर चुके थे और वो NSD के थे। जी तो NSD के ही मतलब मैक्सिमम एक्टर्स हैं उनमें। ज्यादातर मैं सब यही कोशिश करता हूँ जितने एक्टर्स NSD या FTI या वो अपना एक्टिंग सीख के आए हों, उनके साथ काम होता है तो अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि वो मेरा काम आसान हो जाता है, बट इट इज एक फीलिंग आती है कि भाई ये सीखा हुआ है और ये जो कर रहा है ये सही कर रहा है जी। और वो आसान होता है एज अ डायरेक्टर के एक थॉट प्रोसेस उन लोग लेके आते हैं, विच इज वेरी गुड। तो मैंने ज्यादातर काम किया है, जैसे मैंने हामिद में थिएटर एक्टर्स के साथ काम किया वहाँ, क्योंकि सब मुझे कश्मीरी चाहिए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे वो मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लगा। तो बिसाइड्स रसिका और जो इंडियन जो बॉम्बे से जुड़ाए थे एक्टर्स जितने बाकी जी विकास और ये, मगर जो कश्मीर के थे वो वहीं कश्मीर थिएटर के थे। तो मैंने ये रियलाइज किया कि वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है उनको एक्टिंग कराना या उनसे फिल्म में एक्टिंग कराना। यस, अच्छे हैं दे, नो डाउट, मगर उनको ज्यादा कम करना पड़ता है और वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मुझे उसमें कुछ तकलीफ हुई थी ज्यादा, सो आई प्रेफर। तो इस वजह से इसमें व्हेन आई वाज वर्किंग में पीयूष जी का नाम आया था और नीना गुप्ता थी उसमें, और प्रशांत नारायणन जी वो भी NSD के ही हैं, चैटर्जी। I mean, they're such brilliant actors. Very underrated, I guess. Very underrated. That's right. So it's I don't look at कि हाँ वो स्टार या कुछ वो देखना पड़ता है। जो पहली फिल्म में मैंने देखा नहीं था कि उनका वैल्यू क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द फिटिंग द कैरेक्टर मैंने चूज किया था बस, और कुछ नहीं किया। ग्रेट। एंड इस मूवी का रिस्पॉन्स कैसा आया था, एंड इसके बाद फिर आपने एकदम पोलर अपोजिट रूट चुना, बांके की क्रेजी बारात। तो अभी आप थोड़ी देर पहले जो आपने बताया कि आर्ट सिनेमा और कॉमर्शियल सिनेमा, सो आपके हिसाब से क्या कॉमर्शियल सिनेमा आपके लिए, क्या आप ये सोच के बनाने जा रहे हो कि ये कॉमर्शियल बनाने जा रहा हूँ मैं, या फिर अब बस आपको जो फील हो रहा है, या फिर आपको जो कहानी कहनी है आप वो कहानी कह रहे हो, अब वो कॉमर्शियल है या आर्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? ये जो आपने कहा बिल्कुल सही है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। क्या हुआ था जब व्हाइट एलिफेंट, जब ये अभी तक फिल्म रिलीज नहीं हुई है और मैं काफी सालों तक पीछे पड़ा रहा NFDC के लिए, कुछ करो इसको निकालो, प्लेटफॉर्म में डालो, OTT प्लेटफॉर्म पे आए, बट समहाउ नहीं हो पाया। वो NFDC बीइंग NFDC बड़ा मुश्किल होता है उनसे कुछ चीजें निकालना, और खैर वो दूसरी स्टोरी है। तो जब मैं रेकी कर रहा था व्हाइट एलिफेंट की, तो तब एक आइडिया आया था, मुझे किसी ने सुनाया था ध्वजा का। तो अभी मैंने एक मलयालम फिल्म कंप्लीट की है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो उसकी जो कहानी थी, जब मैं केरला में व्हाइट एलिफेंट में की रेकी कर रहा था, तब वो आइडिया आया था।
किसी ने मुझे सुनाया था एंड आई वेंट मैड। तो मैंने व्हाइट एलिफेंट खत्म की एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग द्विजा की जो स्क्रिप्ट थी, फर्स्ट इट वाज कॉल्ड ट्वाइस बॉर्न, तो वो हमने इंग्लिश में लिखी थी एंड जब वो कंप्लीट हुई तो मैंने बहुत वो 2011 में कंप्लीट हुई, तो मैंने बहुत प्रोड्यूसर्स को ढूंढा और आई बाउंस्ड द स्क्रिप्ट विद देम, कई जगह देखा, सब कहने लगे इट्स टू डार्क। और उस जमाने में 2011 में बड़ा मुश्किल था ऐसी स्क्रिप्ट को बाहर लाना या उसको बनना। फिर 2014 में मुझे एक प्रोड्यूसर फ्रॉम LA गॉट कनेक्टेड एंड सेड कि हम इंटरेस्ट लेते हैं और हम बनाएंगे, तो आई जंप्ड एट इट। और he wanted all in a different way, ज्यादा उनको इंग्लिश में बनानी थी। I really got very excited about this, English और मलयालम में। I got very excited about this, तो मैंने काफी सारे रिसर्च किए and the project almost started। और कुछ 6 महीने के बाद I got a call from LA saying कि उस जमाने में US में recession हुआ था, so the producer didn't have the money at that time और उसने ही backed out। So when he backed out, I got depressed कि अब क्या, मैंने रेकी कर ली थी, मैंने सब चीज इस फिल्म पे काम कर लिया था, और जब वो प्रोड्यूसर निकल गया तो I felt little dejected and I was depressed, so I didn't know how to go about it। तो उस टाइम पे to come out of my depression, किसी ने मुझे एक कॉमेडी सब्जेक्ट सुनाया जी, और वो था बाकी की क्रेजी बारात। तो मैंने सोचा कि अब यार इनफ ऑफ आर्ट हाउस और ये सब चीज, आई वांट टू डू समथिंग कमर्शियल। और ठीक है, कमर्शियल हो या आर्ट हाउस हो, दैट्स नॉट द पॉइंट, फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग इज वन। मैंने सोचा नहीं, इसको कॉमेडी बनाएंगे। और फिर मेरे प्रोड्यूसर थे मनी, वो जुड़ गए मेरे साथ। उन्होंने जब कहानी सुनी, उन्होंने कहा कि अरे यार ये तो मैं करना चाहता हूँ, मैं प्रोड्यूस करूंगा। मैंने कहा ठीक है, और उस तरीके से वो जुड़ गई। बट and we got the best of the actors, Sanjay Mishra, Vijay Raj, Rajpal Yadav, तो ये सब जुड़ते गए, राकेश बेदी, वो सब जब जुड़ गए, तब जब हम लोगों ने तब रियलाइज किया एंड आई सेड अच्छा, अभी इसमें तो अब कमर्शियल कर रहे हैं या हम लोग सोच रहे हैं इसको रिलीज करने की, तो इसमें गाने भी डालो। तो मनी की सिस्टर हैं, शी इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, तो विजय नाम है उनका, तो वो आ गई, वो जुड़ गई, उन्होंने गाने लिखे उसके, बड़ा मजा आया। शूटिंग के टाइम पे भी मजा आया, इट वाज लाइक कॉमेडी। एंड कॉमेडी की एक टाइमिंग होती है, आप रियलाइज करो कि जब आप शूट कर रहे हो तो मालूम नहीं पड़ता है कि भाई आपकी टाइमिंग सही है, या हंस रहे हो या रो रहे हो, या आपको लगा बहुत अच्छा है भाई, आपको लोगों ने हंस दिया है वहाँ सेट पे, तो ये तो जरूर लाफ्टर लाएगा थिएटर में। वो ऐसा होता नहीं है, और कुछ चीज एकदम सीधी सिंपल निकल गई, वहाँ पब्लिक हंस रही है, तो आई ओपनर फॉर मी। वहां तब रियलाइज नॉट नेसेसरी हर चीज आप देख रहे हो तो इट कैन बिकम सक्सेसफुल। इस तरीके से वो रियलाइजेशन में फिर बाकी बनी। फिर बाकी के बाद देन आई रियलाइज कि नहीं भाई, आई बिलोंग ओवर हियर। एंड फिर आई बाकी काफी 6 हफ्ते चली थी, डिड क्वाइट वेल। आप अगर YouTube पे देखिए, काफी अच्छे व्यूज भी हैं, बहुत। तो वो काफी लोगों को पसंद भी आई थी कॉमेडी, सबकी कॉमेडी पसंद आई थी। फिर देन आई उसके बाद फिर हामिद का ख्याल आया था, दैट्स हाउ हामिद आया। एंड कॉमेडी भी सर ऐसी, मतलब काफ़ी सोशली रिलेवेंट थे, क्योंकि वो जो चीज़ उसमें दिखाई गई है ना, आज भी होती है बिहार में, आज भी कभी ना कभी वो खबर मिल ही जाती है। तो एंड यही चीज़ मुझे लगता है कि सब्जेक्ट एक्चुअली में काफ़ी डार्क है, कि वो जो लड़की है उसका शादी किसी और का फ़ोटो दिखा किसी और से करवा, ये एक्चुअली में काफ़ी ट्रेजेडी वाला चीज़ है। बट उस चीज़ को जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो अपना ही सच्चाई देख के हंसी आता है कि यार ऐसा हो रहा है। और आपका इन्फ्लुएंस भी वुडी एलन से काफ़ी ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस्ड भी है, आपकी फिल्मोग्राफी। आई एम अ बिग फैन ऑफ लिया। मगर क्या हुआ था उस टाइम पे, जब ये जो राइटर इसके थे, इनका नाम था राजीव अग्रवाल, जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया था इस कहानी पे, तो ये था कि इसको हम आर्ट हाउस ही बनाएंगे और इसको हम कॉमेडी नहीं बनाएंगे। अच्छा। मगर जब उन्होंने मुझे आइडिया सुनाया तो मुझे लगा कि यार ये तो एक देयर इज सम कॉमिक एलिमेंट ओवर हियर। क्या आप सोचिए कि भाई वो लड़की की शादी, आप जाती है, शादी हो रही है, वो फेरे लेती है, वो जब अपने घर वापस आती है दूल्हे के घर, तब बोला जाता है कि नहीं ये नहीं है तुम्हारा हस्बैंड, ये है, वो किराए का था। तो वो एक कॉमेडी एलिमेंट है। तो और मेरे प्रोड्यूसर जो थे मनी, उन्होंने कहा कि यार इजाज़, इसको हम वैसे सोचो ही मत, इसको सिर्फ कॉमेडी सोचो। एंड
it was him who pushed me कि नहीं, don't think of this as a dark subject, और इसको आप यही करो और इसको कॉमेडी ही बनाओ। तो that's how ये कॉमेडी हुआ and we conceived, and my intention also shooting के टाइम पे भी यही था कि you know I wanted not the slapstick comedy, I you know एक रियलिज्म चाहिए था, सिचुएशनल टाइप का थोड़ा है, सिचुएशनल, एंड वो उसमें कॉमिक, मतलब आप वो एकदम हैम कर रहे हो, वो कैरिकेचर टाइप का नहीं करना था, वो इंटेंशनल था। तो ये लोगों को काफी पसंद आई थी वो, बट वो इट वाज नॉट वो इतने जो सब सोचते हैं हर फिल्म पे कि हाँ भाई ये बड़ा होना चाहिए, वो चीज नहीं थी। बट व्हाटएवर, आई मीन आई थैंक गॉड, जो होता है सही होता है। ऑडियंस को एंजॉय आना चाहिए, ऑडियंस को मज़ा आना चाहिए, दैट्स। फिर नेक्स्ट फिर हामिद की आप खुल के बात करिए हामिद के बारे में, क्योंकि मैं अपना थोड़ा बताऊं अगर, तो मैंने आपको हामिद के थ्रू ही डिस्कवर किया था। मैं जब मास्टर्स कर रहा था 2018 या 19 में, उस टाइम नेटफ्लिक्स पे जब रिलीज़ हुई थी, मैंने उस टाइम पे देखी थी, एंड व्हेन आई वॉच्ड इट तब मुझे लगा कि यार ये कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो आप रिकमेंड करोगे किसी को तो बोलेगा अरे यार क्या स्लो टाइप का मूवी दिखा दी है, ये तो आर्ट्सी मूवी है। बट मैंने जब हामिद दिखाया था, लिटरली मुझे 2-3 जनों ने कॉल करके रिस्पॉन्ड किया था कि भाई अच्छी मूवी थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इस टाइप का भी सिनेमा को आप मतलब कैटेगराइज मत करिए कि ये आर्ट सिनेमा है तो आप मतलब आपको बोर हो जाओगे या वैसा। ये मतलब बहुत ही देखने में आपको मतलब कहीं पे भी आपको वैसा नहीं लगेगा कि कुछ प्रीची टाइप का आपको बताया जा रहा है, आपको बस एक चीज़ फील कराई गई। तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, इतना अच्छे से मैं कनेक्ट किया था तो इसके पीछे की आपकी कहानी क्या थी, सोच क्या था इसको लेके, और मूवी का टोन क्या होगा, इसके बारे में आपका क्या सोच था? तो ये शुरू हुई थी, एक हमारा एक ग्रुप था, एक काफी वो उस दौर की बात है, इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स वर्ल्ड वाइड। तो केतन मेहता जी जो हैं उन्होंने शुरू किया था विद सुधीर मिश्रा, और हम उसमें ज़्यादातर डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स उसमें इन्वॉल्व थे, और हम लोग हर महीने की एंड में लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ हम लोग मिला करते थे। और डिस्कशन यही होती थी कि हाउ आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। तो वहाँ पे एक आइडिया किसी ने किया था कि हम हमारी फिल्मों को जो व्यूअरशिप होती है या थिएट्रिकल रिलीज जो होता है, उसमें हम लोग को एक अलग सा दिया जाता है कैटेगरी। थिएटर्स रिलीज इतना अच्छा नहीं कर पाते, तो उसको रिस्पॉन्स के लिए हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि हम हर महीना एक फिल्म रिलीज करेंगे। ओके। अगर हमारा क्राइटेरिया ये था कि हम 1 करोड़ से, उस जमाने में आई एम टॉकिंग अबाउट 2015-16 की बात है ये, मगर हम 1 करोड़ से ऊपर की फिल्म नहीं बनाएंगे, मगर उसको हर महीना एक फिल्म करेंगे। तो पहला जो स्लॉट था वो 12 डायरेक्टर्स का था, तो उसमें से मैं भी था एक। तो मतलब लोग सब प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स जैसे सुधीर हैं या केतन मेहता जी हैं, और फिर उसमें काफी सारे डायरेक्टर्स थे, कैसाब थे, और टोटल 12 डायरेक्टर्स थे और 12 फिल्में बन रही थी, तो उसमें से मैं भी था। तो वहाँ उस टाइम पे मैंने एक कहानी, इसमें चुगताई की कहानी ली थी, तो उसको मैंने अडैप्ट किया था। तो हम लोग जब मिलते थे एज ऑल डायरेक्टर्स के, आप क्या कर रहे हो, आप क्या लेके आ रहे हो, तो सबने कहा कि इजाज ये बहुत सीरियस है, ये इसमें चुगताई की जो कहानी है इसको मत, कुछ और सोचो। और मैं उस पे काम करके जब सोच के कैसे बनाऊंगा, ये करूंगा, जब वहाँ डिस्कशन में हुआ सबने कहा कि नहीं, एंड इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन। मतलब जितने हम लोग बैठे हुए थे सबने कहा कि नहीं, वो थोड़ा उसका कुछ और सोचो। तब आई गॉट लिटिल मतलब एक आई वाज वरीड कि अब मैं क्या सोचूंगा। तो उस टाइम की बात है, उस दिन शाम को एक मेरे दोस्त ने मुझे श्रीनगर से फोन किया, हम असिस्टेंट्स हुआ करते थे साथ में। जनरली उसने फिर बात की और ये किया, तो मैंने बोला यार मैं कहानी ढूंढ रहा हूँ, मैं ऐसे हम लोग का ये प्लान है और कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है। तो उसने मुझे बताया कि यार मैं पिछले हफ्ते एक प्ले देखा था श्रीनगर में, विच वाज ये एक अमीन भट्ट करके राइटर है वहाँ पे, वो थिएटर लिखते हैं, और उनकी कहानी है और बहुत अच्छी पसंद आई। और इट इज अबाउट कि एक बच्चा है, वो 7, 8, 6 डायल करता है और वो कनेक्ट हो जाता है एक पंडित से, जो वो ये सोचता है कि वो अल्लाह है। बस उसने उतनी लाइन सुनाई एंड मैं पागल हो गया।
एंड आई स्टार्टेड राइटिंग, और मैंने सोचना शुरू किया, कहानी बन गई। कहानी जब बनी तब आई कॉल्ड अप, मैंने ढूंढा अमीन साहब का नंबर, उनसे बात की कि देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये बनाने। आई गॉट इन टच विथ हिम, उनसे बात की, फिर मैंने उनको ये कहानी भेजी, उनको बिल्कुल नहीं पसंद आई। उन्होंने कहा ये तो मेरी कहानी है ही नहीं। मैंने कहा वो आपका आइडिया है, मैंने सिर्फ आपका आइडिया लिया है। उनको बिल्कुल नहीं पसंद आया। फिर करते करते वी स्टार्टेड, जब अमीन भट्ट साहब से बात हुई, मैं गया वहां उनसे, उन्होंने कहा कि मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद आया, ये मेरा आइडिया है ही नहीं। तो आई सेड देखो मुझे सिर्फ आपकी एक लाइन चाहिए और बाकी का सब मेरा होगा। तो वही एग्रीड फॉर दोस थिंग्स। अच्छा ठीक है, फिल्म बनेगी। आई सेड वो आप ही का नाम आएगा, आइडिया फ्रॉम अमीन भट्ट्स प्ले। जी जी। तो वो सब चीजें उनको बताई, और फिर वो लोग जुड़ते रहे। और फिर जब मैं काफी सारे प्रोड्यूसर्स के पास जब मैंने आइडिया स्टोरी लेके गया, सबने रिजेक्ट कर दिया। बड़े बड़े नाम थे उसमें। एंड द रीजन कि इट्स आर्ट हाउस फिल्म, वो चलती नहीं है, और कहाँ इसको कौन करेगा। और उस when I went back to Indian independent filmmakers worldwide, तो वो डिसॉल्व हो गया था, फिर वो नहीं हो पाया। तो वहां मैं जा नहीं सका। तो मैंने जब दूसरी जगह पे गया, सबने रिजेक्ट किया। फिर I met सारेगामा, जब उनको मैंने सुनाई, उनको एकदम से पसंद आई। They said yes, let's go about doing it। तो ये उन्होंने मुझे एक राइटर भी सजेस्ट किया, और फिर वो जब राइटर आए, वो सारेगामा का आइडिया था कि इसको आप अभी की बनाओ और 1990 का मत बनाओ। तो उसको चेंज करके कश्मीरी पंडित से हम लोग ने उसको सीआरपीएफ जवान बनाया। अच्छा, गॉट इट। तो पहले पंडित था, तो वहाँ पे जो ज्यादा वो हिंदू मुस्लिम का था, या हमने चेंज करके सीआरपीएफ और जो प्रॉब्लम्स एक्चुअल फेस हो रही थी वहाँ पे आने में 2010 की बात है, तो उसको हम लोग ने फिर सीआरपीएफ से ये पंडित से सीआरपीएफ किया। एंड दैट्स हाउ यू वेंट अबाउट इट। पर मेरा इंटेंशन हमेशा रहा है मेरी हर फिल्मों में दैट आई नेवर टेक साइड्स। मैं उसको इक्वल बना दोनों साइड। सो आई ट्राई टू पोर्ट्रे इट दैट वे। इस वजह से वो जो कश्मीरी जो बच्चा है उसका नजरिया क्या है, एंड अ सब्जेक्ट व्हिच इज इतना डार्क और इतना प्रॉब्लम उस जमाने की बात है, तो इट्स काइंड ऑफ वो थोड़ा मुश्किल होता है आप जिस तरीके से करेक्ट how you want to portray the Kashmir problems। तो मैंने I deliberately choose कि बच्चे के थ्रू जाएगी प्रॉब्लम्स बताने में जो है, उस तरीके से how do we solve that, because एक दूसरा नजरिया होता है how he sees the problems। He always smiles and sees okay now this is how we sort it। तो वो नजरिया था, and that's how slowly होते I mean there were a lot of issues जब हम शूट कर रहे थे। तो बहुत कश्मीर में शूट करने का क्या एक्सपीरियंस था? और उस जमाने में एकदम कुछ अटैक वगैरह भी हुए थे जब मूवी रिलीज हुई। तकरीबन कुछ 7-8 दिन हुए थे। एक्चुअली क्या हुआ था, फिर जब ये सब सैंक्शन हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मतलब सारेगामा ने डिसाइड किया कि हम इसको हमको बनानी है। फिर मैं रेकी पे गया, तो उन्होंने मुझे एकदम कैटेगोरिकली कहा कि आप कहीं और ढूंढो कश्मीर। ओके, गॉट इट। आप कश्मीर में मत शूट करो, श्रीनगर में मत करो, क्योंकि वहां पे हम शूट नहीं कर पाएंगे। कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी फिल्म बंद हो जाएगी, हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। कि अगर आपने आधी से ज्यादा शूट कर ली और आप शूट नहीं कर पा रहे हो तो फिल्म रुक जाएगी, तब क्या करेंगे? तो ऐसे ठीक है। तो हम रेकी जब वेंट फॉर रेकी, तो हम लोग ने चंडीगढ़ से शुरू किया, और मैं गढ़वाल, हिमाचल सब जगह घूम के मैं लास्ट था जम्मू में एक जगह है भदरवा which is called मिनी कश्मीर। सर थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ, आप फर्स्ट टाइम कश्मीर डिस्कवर कर रहे थे इस टाइम या पहले भी गए थे? मैं पहले जैसे छुट्टी पे जा चुका था, बट मैं आई वाज डिस्कवरिंग हिमाचल एंड डिफरेंट प्लेसेस इंस्टेड ऑफ कश्मीर, बिकॉज मुझे कहा गया था कि आप कश्मीर में नहीं शूट कर सकते। तो आई वाज डिस्कवरिंग अदर पार्ट। तो जब मैं भदरवा पहुंचा, वहां पे ढूंढते, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, वहां पे सिर्फ एक चिनार का पेड़ था। एंड देन आई सेड कि यार, और मेरे कुछ आप देखिए तो एटलीस्ट 5-6 सीन्स में, बल्कि ज्यादा, मैंने चिनार का पेड़ रखा है। जी, और चिनार इज अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ कश्मीर, राइट। दैट इज वन प्लांट, जो ट्री जो कहीं और दुनिया में ग्रो नहीं होती।
वो सिर्फ वही है, बहुत कोशिश की है लोगों ने कि वहाँ उसको कहीं और ग्रो करना, होती नहीं है। तो कश्मीर का एक बहुत अहम हिस्सा है वो, और वो उसको आप अगर दिखाएं तो मालूम पड़ा अरे नहीं ये कश्मीर है, और आप कहीं अगर चीट करो तो वो चिनार तो दिखता ही नहीं है। तो मैं एक इनके साथ था, ये अपना चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उनके साथ था मैं, तो उन्होंने मुझे ये लाइन दी थी, यार तुम अगर कश्मीर में शूट कर रहे हो तो चिनार होना ही चाहिए। वो आप चिनार को आप चीट नहीं कर सकते। तो वो दिमाग में बैठा हुआ था मेरे, तो ऐसे नहीं, वो करना है तो वही करना है। तो फिर जब हमने ढूंढते सब मुझे लोकेशन भदरवा भी नहीं पसंद आई, तब मैंने रिक्वेस्ट किया, आई कॉल्ड अप फ्रॉम देयर एंड आई टोल्ड माय प्रोड्यूसर्स, मुझे एक बार श्रीनगर तो जाने दो, मुझे देखना तो है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू रेप्लिकेट, क्या मुझे मिल सकता है। तो मैं एज आई लैंडेड इन श्रीनगर और मैं डल लेक से गुजर रहा था, ऐसे यार ये हाउ कैन आई फाइंड ऑल दिस लोकेशन। Then somehow I saw everything, decide किया कि यही करना है। I came back, convinced my producers कि ये ही चाहिए और ये कहीं आप replicate नहीं कर सकते। So they said that in your risk, Ijaz, अगर करना है तो in your risk। I said done। So we landed up over there, फिर यूनिट dates fix हुई, पर जब हम शूट कर रहे थे तो हमारे ऊपर, हम जब यहाँ पे थे टंगमर के पास एक गाँव है, वहाँ पे हम लोग ने, मैंने लोकेशंस बहुत सिलेक्ट की थी। तो वहां पे जब हम लोग थे तो हम लोग के पत्थर आते थे, कुछ 7 लाख एक्चुअल पत्थरबाजी हो रही थी या फिर पत्थरबाजी, एक्चुअल पत्थरबाजी। वो एक्चुअली ये था कि वो गांव, वो छोटा सा गांव था, वो गांव में हम लोग को डराने के लिए वहाँ बच्चे क्या करते थे, वो पत्थर फेंकते थे ऊपर, और वहां पे ज्यादातर सब टिनों की रूफ होती हैं। जी जी। तो जब वो गिरती थी तो फड़ आवाजें आती थी, तो पूरा यूनिट भाग जाता था। और वो जहन में बैठा हुआ है ना कि यहाँ पत्थराव होते हैं, तो यूनिट के साथ यही था, सबके दिमाग में यही डर था कहीं पत्थर ना आ जाए कहीं से। और इन लोग बच्चे क्या करते थे, बाद में हम लोग को डिस्कवर हुआ, तो जब पत्थर गिरता था रूफ पे तो इतनी आवाज होती थी, उससे पूरा यूनिट, हम लोग सब शेल्टर में घुस जाते थे, रूम में या छांव में खड़े रहते थे, वेट करते थे, कुछ नहीं होता था। देन वी शुड स्टार्ट शूटिंग। तो ये कुछ या 6-7 बार जब हुआ, देन आई गॉट टू नो। फिर हमने वहाँ के जो लोकल थे गांव में, जो उनके सरपंच थे, उनसे बात की, तो मालूम पड़ा कि वो बच्चे छेड़ रहे हैं। बट इट वाज नॉट एक्चुअल पथराव, हो नहीं रहा था, वो सिर्फ हम लोग को डराने के लिए ये चीजें होती थी। फिर हमने वो बच्चों से भी मिले, हमने कहा क्यों कर रहे हो भाई, हमारा काम है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमको खत्म करने दो। फिर वो अमिकली सब ठीक हो गया, और एंड देन दैट्स हाउ वी मैनेज्ड टू फिनिश द शूट। मूवी में भी सर काफ़ी पत्थरबाजी वाले सीन्स हैं, तो उसको शूट करना, मतलब वो कश्मीर में ही शूट हुए हैं वो सारे सीन्स भी, और वो शूट करने में आपको प्रॉब्लम हुई या फिर सब स्मूथ था या क्या था? वो एक और किस्सा है। तो क्या हुआ था, वो एक तो ये छोटी बजट की फिल्म थी, तो ये प्लान हुआ कि एक दिन माय प्रोडक्शन टीम वो मुझे 100 जूनियर आर्टिस्ट देगी। Okay. देखिए क्या होता है, छोटी बजट में आप 100 जूनियर लोगों को एज राइट सीन के लिए आपको चाहिए, तो इतने लोग चाहिए, तो आप किसी को, पब्लिक को ऐसे ला नहीं सकते ना, क्योंकि वो कैमरा में देखेंगे, तो वो एक प्लान होता है। तो एंड इतने एक आदमी को, इट्स अ बिग अमाउंट, तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो प्रोडक्शन वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती है उसकी। तो मैंने एक 100 क्राउड मंगाया था, और क्या हुआ था, पहला ये टंगमर्ग की जो एक प्रॉपर लेन है वहाँ पे, तो वहाँ मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे होगा। तो सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब हमारा पूरा सेट हुआ, ये है, तो पब्लिक आ गई देखने के लिए, और आते 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 उन लोग सब आ गई, काफी सारी पब्लिक हो गई थी। तो पहला जो शॉट था वो मैंने यही डिसाइड किया कि सीआरपीएफ है, उसके पीछे कैमरा लगाया। तो वहाँ के जो पब्लिक लोकल थे, उन्होंने सोचा कि मैं कश्मीरियों के अगेंस्ट कर रहा हूँ, इसके लिए कैमरा पीछे रखा है सीआरपीएफ। और ये प्लान था कि वो सामने से आएंगे। मैंने पूरा सेटअप किया, वो लोगों से कहा जो जूनियर आर्टिस्ट थे कि आप यहाँ से आइए और अपने डायलॉग बोल के पत्थर मारिए और ये करिए। तो पहला रिहर्सल जब हुआ, तब एक सीआरपीएफ के जो ऑफिसर थे वो आए मेरे पास, और हमारे पास बाकायदा प्रॉपर सीआरपीएफ थे। वो हमारी शूटिंग पे हमेशा थे, ऑप्शन ली थी, तो वो हमें यहाँ शूटिंग पे रहते थे।
तो वो देख रहे थे पूरी शूटिंग, तो आए मेरे पास और कहने लगे कि सर हमारे पास एक्चुअल टीयर ग्रेनेड है, अच्छा। वो आप यूज करना चाहेंगे? मैंने कहा, अरे इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? तो मालूम पड़ा था उस टाइम पे कुछ 4-5 हजार का एक टीयर ग्रेनेड था। ये वो सीआरपीएफ वाले ही आप लोगों को बोले कि हमारे पास है? अच्छा। हाँ, जो प्रॉपर सीआरपीएफ। तो वो आए, उन्होंने कहा कि ये टीयर ग्रेनेड है। मैंने कहा इससे क्या होता है? उसे टीयर ग्रेनेड है, वो धुआं होएगा और ये हम यूज करते हैं जैसे कोई राइट हो तो हम ये यूज करते हैं, वो इट्स अ टियरी गैस है। आई सेड इससे अच्छी क्या बात है? आई वेंट एंड स्पोक टू माय जूनियर आर्टिस्ट जितने थे, उनसे पूछा, तो दे सेड के बहुत अच्छा है, आप सर आप लीजिए। मैंने आई हैड टू आस्क देम ऐसे से, तो मैंने पूरा सेटअप किया कि कहाँ पे गिरेगा वो, क्या होगा। सेट हुआ, उनसे कहा कि ऐसे टियर गैस तो आपको आंसू आएंगे, तो इसे सर नो प्रॉब्लम, हम देंगे आपको, ओरिजिनल शॉट देंगे। एंड एक्साइटेड पूरा सेटअप था, मैंने पूरा आग वाग जलाई और रोड पे ये सब सेट किया और उन्हीं के आदमी से कहा कि आप ही करो और मुझे यहाँ चाहिए गिरना सेंटर में, कोई किसी को आगे कोई तकलीफ नहीं हो। कैमरा में आप लंबी लेंस से शूट कर रहे हो तो मालूम नहीं पड़ेगा। वो सही गिरा, मगर किसी ने मुझे बताया नहीं कि वो धमाका करेगा। अच्छा। अब जब उन्होंने वो पिन निकाल के फेंका, इतना बड़ा धमाका हुआ, एकदम पहाड़ों से जो आवाज आई, एकदम कान एकदम सुन हो गए और खिड़कियां एकदम जैसे वाइब्रेट होने लगी, और ये उन्होंने बताया नहीं था मुझे। और उसके बाद से धुआं हुआ और पिन ड्रॉप साइलेंस, और जैसे धुआं कम होने लगा, जो पब्लिक आई थी देखने के लिए वो कूद पड़ी। अच्छा। और कूद पड़ा, करो ये शूटिंग, ये क्या कर रहे हो? मैंने जब पब्लिक को अंदर घुसते हुए देखा, मैंने पलट के मैंने डीओपी से कहा, जॉन से, कैमरा बंद करो और निकालो। वो कैमरे वाले डिपार्टमेंट ने कैमरा बंद किया, लाइटें, क्योंकि उन लोग जो रिफ्लेक्टर्स थे उनको गिरा के उसको तोड़ दिया पब्लिक ने, बंद करो ये शूटिंग। और मैंने पलट के जब उनको देखा, तकरीबन कुछ 50-60 लोगों का क्राउड मेरी तरफ आ रहा है। वो आगे मुझे घेर लिया, इतने में कैमरा और मेरी जो जितनी फीमेल असिस्टेंट्स थी सबको भेज दिया मैंने। काफी लंबा था तो उन लोग को आते आते टाइम लग रहा, तो यहाँ उन्होंने उनको भेज दिया। और मैं खड़ा था वहां पे, आके उन लोग कहने लगे तुम हमेशा कश्मीरी इसको गलत बताते हो, और मुझे गालियां देने लगे। और मैं चुप खड़ा हूँ दूर, एक हाथ आता है, मेरा हाथ पकड़ के खींचता है, मालूम पड़ा वो एक इंस्पेक्टर, लोकल इंस्पेक्टर थे, वो मुझे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गए। अब लोकल लाइन प्रोड्यूसर, मैं ईपी और मैं पुलिस स्टेशन में बैठे हुए। अच्छा। वो आए, ये तो एफआईआर है, आपको इतना बड़ा धमाका किया, ये तो रूल्स के अगेंस्ट है, आप योला अरेस्टेड, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका तो एफआईआर लिखेगा और ये कंप्लेन तो होगी। क्या बेसिस पे? तो वो आए, उनके जो सीनियर इंस्पेक्टर थे वो सबसे पहले मेरे पास आए मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए। उन्होंने पूछा ये आपने क्यों किया? देखो मैं ऑनेस्ट ले रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया। वो उन्होंने बताया कि ये चीज है, मैंने सबसे पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे ये नहीं मालूम था कि ये धमाका होगा, क्योंकि लाइफ में पहली बार भाई देख रहा हूँ व्हाट इज द टियर ग्रेनेड। उन्हें पता था जो दिए थे आपको कि? अच्छा। कहाँ हम लोग मिलते हैं, कहाँ आपको ग्रेनेड दिखता है? वो तो आप आर्टिफिशियल ग्रेनेड्स दिखता है हम लोग की शूटिंग में। जो सीआरपीएफ वाले जो आपको दिए थे उन्हें तो पता होगा ना कि धमाका होगा, या फिर हाँ, मगर उन्होंने मुझे बताया नहीं। अच्छा, आपको बताया नहीं। उन्होंने उनके लिए तो एक नॉर्मल था ना, उनको भी थोड़ी पता। उन्होंने इसलिए वजह से दिया क्योंकि हमारी तो स्मोक गैस थी, तो हम लोग आर्टिफिशियल क्रिएट कर रहे थे। उन्हें चाहिए तो ये लो। मुझे उछल दिया, मुझे उन्होंने बताया नहीं कि धमाका करेगा। जब वहाँ पुलिस स्टेशन में थे तो उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिया। ऐसे देखिए मैं ऑनेस्ट लेता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ और मैंने डिसाइड किया था लेने के लिए, तो आपने क्यों किया ये? उनका मुझे ओरिजिनलिटी चाहिए थी और इससे क्या ज्यादा ओरिजिनल कर सकते हैं। तो उनके आगे कोई सवाल ही नहीं हुआ, वो चुपचाप मेरी बात सुनी। फिर उन्होंने दूसरों का स्टेटमेंट लिया, लाइन प्रोड्यूसर का और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का स्टेटमेंट लिया, मेरी तरफ देखते हैं, बोले ठीक है आप जाइए, मगर ये दोनों अरेस्ट ये छोड़ दिया। उनके ऊपर कुछ 25,000 का फाइन दोनों के ऊपर। अच्छा। और फिर उनको पे करना। मैं जैसे वापस आया, वो एक ही दिन था इतने सारे क्राउड का, और कि आप टंगमर में शूट नहीं कर सकते। तो हम लोग एक वहीं टंगमर में होटल में, हम लोग का एक बड़ा सा कंपाउंड था होटल का, तो वहां पे एक सीन मैंने खत्म किया। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया प्रोड्यूसर से कि मुझे क्राउड वापस चाहिए, तो हम लोग ने कहीं और शूट किया था। तो वो बड़ा सीन था,
which I can never forget in my life. और जिस तरीके से मुझे ऐसा लगा था उस टाइम पे जब वो पब्लिक आ रही थी, मैं गया, वो लोग आए थे लकड़ी वकड़ी लेके जैसे कि मारेंगे मुझे। मैं एकदम चुपचाप खड़ा मैं सुन रहा था, वो आके कब वो इंस्पेक्टर ने हाथ पकड़ के मुझे खींचा और ले गया वो, तो मैं बच गया था। बट वो कुछ सीरियस होने वाला था एंड वी गॉट सेव्ड। और यही था कि माय इंटेंशन वाज बीइंग ट्रू टू माय स्टोरी टेलिंग। वो वजह से तो ये चीजें भी होती हैं कि आप एक लाइन होती है कि आप कितना उसको पुश कर सकते हो। yes. आप अगर क्रिएटिविटी में कि उसको ओरिजिनलिटी में आप लोगों की को तकलीफ दो, वो भी गलत है। जी जी, आई डू एग्री दैट वो नहीं होना चाहिए था, मगर वो बिकॉज आई वांटेड दैट ऑथेंटिसिटी तो किया, आई हैड टू पे द प्राइस। आपको लगता है सर कि ऐसे मुद्दे या ऐसे टॉपिक्स को काफ़ी डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए? क्योंकि आपके लिए जो सेंटर है, आपने जैसे बोला कि मैं काफ़ी सेंटर या काफ़ी न्यूट्रल वे में अप्रोच करता हूँ चीज़ों को, बट आपका न्यूट्रल किसी के लिए एक बायस हो सकता है कि उनका ये कहना रहेगा कि नहीं आपने इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों दिखाया, या फिर आपने इनको इसका एक भी कैरेक्टर को आपने विलेन क्यों दिखा दिया, या फिर जैसे मैं हामिद की बात करूँ तो जवानों को नेगेटिव शेड्स भी दिखाया गया है, पॉजिटिव शेड्स भी दिखाया गया है, तो आपने वो रूट कॉज को समझने का कोशिश किया, बट क्या इसके वजह से कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आया था ऑडियंस की तरफ से, या फिर किसी और की तरफ से आपको ऐसा कुछ इस मूवी को लेके आया था कि भाई तुम नेगेटिव शेड में क्यों दिखा रहे हो जवानों को, या वैसा? मुझे जो रिस्पॉन्स मिला था वो सीआरपीएफ को नेगेटिव शेड में बताने के लिए नहीं था। मुझे जब ट्रेलर इसका रिलीज हुआ था तब मुझे मौलाना जो थे उनका आया था, क्योंकि वो ट्रेलर पे आप देखिए कि वो फोन लगाते हैं तो बोलता है क्या आप अल्लाह हो, तो वो बोलता है हाँ मैं हूँ, तुमको क्या चाहिए। वो एक तो डायलॉग था, उस वजह से मौलाना ने काफी मुस्लिम लोगों ने मुझे फोन करके मुझे गालियां दी थी। उन्होंने ये कहा था एजाज तो मुस्लिम भी नहीं है और ये क्या जानेगा। काफी सारा हुआ था, जब फिल्म रिलीज हुई तो वो एस्टैब्लिश हुआ था कि वो इस तरीके से नहीं बोल रहा है। जब मैंने व्हाइट एलिफेंट बनाई थी तो मुझे याद है मेरी गोवा में स्क्रीनिंग थी, तो उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद Q&A हुआ था, तो मुझे कई द प्रॉपर हिंदुओं ने मुझे घेर लिया था कि आप कैसे गणेश जी का डिपिक्शन कर रहे हो। यस, ये भी मैं पूछने वाला था अभी। हाँ, इसका क्या रिस्पांस था? I have been pointed fingers at from both sides. Okay. That means you are a neutral. अगर दोनों साइड वाले पॉइंट कर रहे हैं तो फिर सेफ है, सही है। I am completely neutral, but I think it has got nothing to do with the storytelling or the religion part of it. Yes. I am a storyteller. तो कई सारे आपको Muslims and non-Muslims या रिलीजन अगर आप लो तो वो दिल पॉइंट फिंगर्स, तो देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो हर्ट होगा एंड यू कांट प्लीज एवरीवन। यस एज फार एज द क्रिएटिव साइड इज कंसर्न, कि आप जितना उसको कोशिश करिए कि टू बी न्यूट्रल टू योर सब्जेक्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, आप ये भी सोचो कि आपको कोई किसी में कोई उंगली ना उठाए, आपको गलत मत करो। अब जैसे कई बार उसको पॉइंट किया जाता है गलत तरीके से कि अरे इसमें ये दैट इज रॉन्ग, और आप जानते हो मैं गलत किसके बारे में कह रहा हूँ, उसके बाद जो फिल्में बनी हैं उसको एकदम ही इट्स वन साइडेड जो बताया वो गलत होता है। आप यू डोंट नो वो एक्चुअली क्या हुआ था। आप तो एक डिपिक्ट कर रहे हो और आप एक ही तरफ का रास्ता चुन रहे हो, व्हिच आई नेवर वांट टू डू। So that is what my difference is that and I see to it कि I don't want to badmouth और किसी को उंगली नहीं उठाना है, and that is one reason why I try to be neutral to my story. So that's the only intention what I have. वो स्टोरी एक्चुअली में अगर देखा जाए तो क्या है कि एक बाप और बेटे के रिश्ते के ऊपर ही उसका एक बेस बना हुआ है ना स्टोरी का। अब वो सेट कश्मीर में है तो कश्मीर का पॉलिटिक्स तो उसमें आएगा ही। नाउ दैट इज द पॉइंट ऑफ द मूवी, राइट? अगर वो कहीं और रहता तो वहाँ का पॉलिटिक्स आता ही उस स्टोरी में। बिल्कुल। तो आपने एक एटमॉस्फेयर को चुना है वो कहानी करने।
अब वहाँ का एटमॉस्फेयर तो पिकअप करना ही पड़ेगा ना। अगर आप वो एटमॉस्फेयर नहीं लोगे तो आपकी कहानी कैसे बढ़ेगी? जी जी जी। वो एक बैकग्राउंड में यूज कर लेते हो आपको, एक वो जो उसकी जो बैकग्राउंड है उस लोकेशन की, इट बिकम्स अ बैक स्टोरी, और वहां से ही रेलेवेंस आता है उस कहानी का। अगर मैं इस कहानी को, हामिद को आप अगर केरला में सेट करूं तो नहीं हो पाएगा, या अगर मैं व्हाइट एलिफेंट को कश्मीर में लेके जाता हूं वहां पे भी नहीं हो पाएगा। तो ये कहानी का है, और किस तरीके से आप उसको बैलेंस करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। कश्मीर में जब आप ये मूवी बना रहे थे, क्या उस टाइम कोई एक रेफरेंस था, कोई या फिर कौन सी ऐसी मूवीज़ थी जिसको मतलब जो आपको लगा कि हाँ यार ये कश्मीर को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से इन द सेंस की शूट, मतलब जिस जैसा कश्मीर है वैसा दिखाया गया है? क्योंकि कश्मीर पे बहुत मूवीज़ बनी है बॉलीवुड में, या फिर फॉरेन की भी मूवीज़, अगर आपको वैसा कुछ रेफरेंस था, कुछ आपने देखा था पहले कश्मीर रिलेटेड या वैसा कुछ? नहीं, वो मेरा कोई हामिद पे कोई रेफरेंस नहीं था, कोई भी सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट जब आई थी हमारा कोई रेफरेंस पे हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से हमको करना है। हाँ, ये था कि मैंने उस टाइम की बात है, मैं माजिद मजीदी से मिला हुआ था जी। और माय गॉड, व्हेन डिड यू मीट हिम? मैं वो बॉम्बे में आए थे उस टाइम 2018 की बात है, जब मूवी भी बनाए थे ना वो, हिंदी फिल्म बनाई थी वहाँ, बियॉन्ड द क्लाउड्स समथिंग। हाँ, बियॉन्ड, यही था नाम। हाँ हाँ। वो भी इत्तेफाकन हुआ था कि मेरा एक असिस्टेंट थे जो उनको असिस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। हाँ। तो वो ही वाज द मीडिएटर, यू नो, ट्रांसलेट कर रहे थे इंग्लिश में। तो हम एक सेमिनार हुआ था, तो वहां पे आई सॉ हिम एंड वो असिस्टेंट देखा मैंने, तो वो आया मेरे पास आते हुए, बोलते अरे यार मुझे मजीदी साहब से मिलाओ, मुझे मिलना ही है उनसे। तो बिकॉज ही वाज सो ही मैनेज, ही टुक मी देयर एंड मुझे मेरी उनकी काफी लंबी बात हुई थी। एंड सो आई यूज्ड टू हैव, यू नो, वॉच्ड मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स, और नॉट ओनली माजिद मजीदी, इवन अब्बास कियारोस्तामी या बाकी के जितने जो डायरेक्टर्स हैं, जाफर पनाही, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ देयर्स आल्सो। आई मीन आई लव देयर फिल्म्स। तो वो एक फिल्म थी माजिद मजीदी की, चिल्ड्रन ऑफ हेवन। हाँ, जूते। हाँ, वो टेंशन यही था कि मुझे आई वांटेड एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल, दैट इनोसेंस, वो जो इनोसेंस था ना वो बच्चों में। हाँ जी हाँ, तो वो इनोसेंस मुझे, आई वांटेड टू कैप्चर दैट इनोसेंस, और दैट इज वन रीजन व्हाई द कास्टिंग ऑफ हामिद हैपेंड एंड आई चोज अ बॉय फ्रॉम कश्मीर जिसने कभी कैमरा देखा नहीं था, यू नो। तो जब हमने जब उसके स्क्रीन प्ले कर भी रहे थे, तो हमने हामिद का कैरेक्टर लिखा नहीं था, क्योंकि मुझे हामिद का कैरेक्टर, मतलब कोई एक्टर को पोर्ट्रे नहीं करना है उसका कैरेक्टर, हमें जो जिसको चुनूं उसी को हामिद बनाऊं। तो उस वजह से हमने चूज किया उसको। हम जब हमने डिसाइड किया, हमने 3 लोगों को सिलेक्ट किया था, 3 बच्चों को, और वो बड़ा लंबा प्रोसेस हुआ था, बड़ा मजा भी आया था। तो इस बच्चे को जब चुना तो he had this, ये जो, and I told him that you're not going to act, be natural. So he was, you know, उसकी एक एडवांटेज ये थी तलहा की, उसने पूरी स्क्रिप्ट बाय हार्ट कर ली थी। ओह अच्छा। सिर्फ अपनी नहीं, अपने डायलॉग्स नहीं, बाकी सब कैरेक्टर्स के डायलॉग। एंड he was very sharp, he is very sharp, you know। तो वो बड़ा फायदा रहा, and I think one of the reasons he won a national award, उसको national award मिला, you know। तो अच्छा था वो प्रोसेस। तो और भी एक एक्टर थे जिनकी विकास सर जो थे, विकास कुमार, उनकी अभी काला पानी आई थी, तब लोगों ने मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो उनका मतलब वैसा नाम फट गया कि अरे कहाँ थे। बट यही सब कैरेक्टर्स वो तो पहले भी प्ले कर रहे थे, बट वही मैं कह रहा हूँ कि इतना मतलब अंडररेटेड कैरेक्टर्स को आपने चुना, एक्टर्स को चुना था उस मूवी में बनाने के लिए, तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा देख के। उनका भी काम अच्छा लगा। रसिका दुग्गल जी जो उस टाइम में इतना तगड़ा एक्टिंग कर रही थी, अभी लोग जाके उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके काम को एक्सप्लोर किया जा रहा है। विकास तो भाई बहुत ही मजे हुए एक्टर हैं, और उनका भी यही था कि हमने उस टाइम पे, मैंने इनसे भी बात की थी, अपना तिवारी साहब से, वो भी आए थे मुझे मिलने के लिए। तो यू नो जब उनसे मिला था तो समहाउ वो थोड़े मुझे
वो एज में बैठ नहीं रहते। मुझे विकास, इस वजह से मैंने विकास को चुना था। और विकास की एडवांटेज ये है कि ही इज अ डायलेक्ट कोच आल्सो। ओके। तो उनको, और बिहारी भी हैं, तो वो पकड़ा, सेंस पकड़ा, बड़ा सही किया था। बहुत सही बिहारी टोन है उनका, मतलब बहुत अच्छे वे में पोर्ट्रे किया है बिहारी टोन। और रसिका तो ये था, जब मैं लिख रहा था ये, तो सबसे पहले मैंने रसिका को ही फोन किया। ओके। और मैं, वो आई थी मुझे मेरे ऑफिस में मिलने, जब मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने पढ़ लिया था, तो आई जब मिलने, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा, इजाज आई एम स्कैर्ड, I don't know how I'll do it. बस वो कहा and I was sure that okay she will do it because इतना उन्होंने मेहनत की। जी। वो आई थी कुछ 3 हफ्ता पहले वहां पे श्रीनगर में, और फिर वहां पे हम लोग ने उनके लिए घर देख के रखा था। वहां पे 3 लड़कियां उन्हीं की उम्र की थी, तो उनके साथ सुबह से शाम तक बैठती थी, अपने डायलॉग्स बोलती थी, वो लोग जवाब देती थी। She picked up the dialect. बहुत मेहनत की थी रसिका ने। I mean, and it shows that she was brilliant. मजा आया रसिका के साथ। उसके बाद भी मैंने मेरे वेब सीरीज जो मैंने की थी आउट ऑफ लव, राइट। वेब सीरीज बनाने का सर क्या एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने इसके पहले मूवीज बनाई थी, फर्स्ट टाइम आपने शायद वेब सीरीज में डायरेक्ट करना स्टार्ट किया, तो क्या डिफरेंस लगा आपको? और मतलब क्या एक्सपीरियंस था वेब सीरीज बनाने का, या क्या है? देखिए, मैं डिफरेंट रहता है। हाँ, जी हाँ, मगर बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं। देखिए, मैं एडवर्टाइजिंग से आया हूँ, तो मैंने 30 सेकंड की फिल्में बनाई हैं, 30 सेकंड या 1 मिनट की एड फिल्में बनाई हैं, और उसमें भी मैंने कोशिश की थी कहानी बोलने के लिए। अगर आप मेरी एड फिल्में देखिए तो इट्स मोर ऑफ स्टोरी टेलिंग। जी। मैंने कहानी को किस तरीके से उसको 30 सेकंड में, एंड आई लव डूइंग दैट। फिर उसके बाद से मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई 11 मिनट की, 15 मिनट की। फिर उसके बाद मैंने फीचर बनाई। फीचर के बाद जब वेब सीरीज आई, तो एक वो रहता है ना कि आपने एक कम छोटे टाइम से आपने जब छोड़ दिया, जब आपके पास खुला टाइम है, तो आदमी उस टाइम पे एज ए स्टोरी टेलर आप बहक जाते हैं कि अब आपका पास 2 घंटे हैं। तो जब मैं हामिद कर रहा था, तो कई सारे सीन्स डिलीट भी किए थे, कुछ 8 सीन्स थे जो हामिद में बैठ नहीं पाए थे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। अब जब वेब सीरीज करते हैं तो आपके पास खुला हाथ है, तो आप यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, बट व्हाट हैपेंस इज के उसमें आप बहक भी जाते हैं। तो जब आप वो लिख रहे हैं, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसको किस तरीके से कंसाइज रहें, क्योंकि वेब सीरीज का क्या है, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट। क्यों डिफिकल्ट है कि भाई आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं, आपको जहां आप बोर हुए फट से दबाया और आपने रोक दिया, और आपके ऑडियंस के हाथ में है, ऑडियंस के हाथ। आप फीचर फिल्म में आप रोक नहीं सकते, आप ज्यादा से ज्यादा करोगे, इधर उधर पलट के किसी से बात कर लोगे, मगर वेब सीरीज तो आपकी, अगर एपिसोड में आपने पकड़ के नहीं रखा है, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट कि आप किस तरीके से ऑडियंस को पकड़ के रखें कि वो पूरा खत्म करे, और फिर उसमें आप ये दें कि चलो दूसरा भी देखो आप, दूसरा एपिसोड। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट। एंड बड़ी चीज ये है कि आपके पास इनफ टाइम, यू हैव 6 आवर्स। अगर 6 एपिसोड का हो तो 6 घंटे। दुरंगा वाज 9 एपिसोड्स, तो वो ज्यादा था, 7.5 घंटे था। जी। तो it becomes different, and उसमें स्टोरी इतनी पैक्ड होनी चाहिए कि इधर उधर। So I feel web series is a more difficult format, और डिफिकल्टी ये भी है कि आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, आपके साथ दूसरे क्रिएटिव लोग जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, जैसे प्लेटफॉर्म हुआ, क्रिएटिव लोग हैं, तो वो सबको लेके साथ में चलना वो ज्यादा डिफिकल्ट है। फीचर फिल्म में तो आप अकेले हैं, एक आदमी की आवाज होगी, तो वो आसान होता है। तो वेब सीरीज बड़ा डिफिकल्ट होता है। सो आई फील दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, हाँ, जब वेब सीरीज कर रहे हैं तो आप यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, और फिर आपको उसमें चाहिए करने के लिए इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट ऑल टुगेदर। हाँ, दुरंगा के बारे में सर पूछना था, वो आपने जब डायरेक्ट की थी, सारे एपिसोड्स आप ही ने डायरेक्ट किए थे क्या दुरंगा? नहीं, तो उसमें 2 एपिसोड दादा ने किए थे, प्रदीप सरकार ने, और 7 एपिसोड मेरे थे। आउट ऑफ लव में तिग्मांशु ने 2 किए थे और 3 मैंने किए थे।
ओके ओके। तो दुरंगा तो सर फ्लावर ऑफ एविल जो कोरियन ड्रामा है उसका एडेप्टेशन था, तो हमें बताइए कि आपने जब डायरेक्ट करना किए थे तो क्या आपने देखा था वो ओरिजिनल पहले या उसके बाद डायरेक्ट किया था? अगर किया था तो उसका क्या कितना इन्फ्लुएंस रहता है कि एक डर रहता है ना कि यार एग्जैक्ट ना हो जाए, मुझे अपना टच देना है या फिर ये कहानी को मैं अलग वे में ट्रीट करूँ, तो वो कितना डिफरेंट होता है एडेप्टेड स्क्रीन प्ले को डायरेक्ट करना और एक ओरिजिनल स्क्रीन प्ले को डायरेक्ट करना? देखिए, अडेप्टेड स्क्रीन प्ले ज्यादा मुश्किल है। ओके। और मुश्किल भी है और एक तरीके से आसान भी है। अब मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपने देखा हुआ है। अगर जैसे फ्लावर ऑफ ईविल वाज नॉट सक्सेसफुल, अगर आपने देखा हो फ्लावर ऑफ ईविल, इट वाज मोर ऑफ अ टीवी शो। और उसका जो जिस तरीके से द टेक वाज बड़ा स्लो था, यू नो, इट वाज नॉट। हमने दुरंगा को जानबूझ के उसको पेसी बनाया, थ्रिलर बनाया, तो ये हमको पता था कि हमको उस तरीके से नहीं करना है। तो इट वाज अ डिलिबरेट अटेम्प्ट कि हमको वहां नहीं जाना है, हमको हमारा बनाना है, इस तरीके से बनाना है। एक बेंचमार्क हो जाता है कि हमको बेंचमार्क से ऊपर जाना है। तो ये एक एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके पास आप कहीं वो खराब ना हो जाए। डिसएडवांटेज रहता है, वो डर रहता है कि कहीं उससे नीचे ना हो जाए, तो आपको कॉन्स्टेंटली दिमाग में प्ले कर रहे हैं। मगर जो ओरिजिनल होती है स्क्रीन प्ले, आपका कोई बेंचमार्क नहीं है। तो मेरे हिसाब से दैट्स फ्रेश एब्सोल्युटली। तो वो एक आपको कोई टोक नहीं रहा है कि भैया हम इससे थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, ये देखो ओरिजिनल से नीचे जा रहे हैं। तो वो ज्यादा आसान होता है क्योंकि इट्स अ फ्रेश माइंड where you can put in your heart and soul into it। और कहाँ अगर बेंचमार्क हो तो आपको ये डर रहता है कहीं ऊपर ना जाए, नीचे ना जाए। तो ये फर्क है दोनों में। आई थिंक दोनों अपनी तरीके में सही है या गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट देयर इज समथिंग व्हिच यू वर्किंग ऑन। बट यही अटेम्प्ट यही रहता है कि आपने जो ओरिजिनल है उससे तो अच्छा ही बना। जी जी। और बहुत फर्क था दुरंगा के ओरिजिनल फ्लावर ऑफ ईविल में और दुरंगा में, बहुत फर्क था। उसको द कंट्रीब्यूशन गोज फ्रॉम द राइटर, क्योंकि जिस तरीके से लिखा भी था वो एकदम ही अलग सोच के लिखा था कि इसको इंडियनाइज किया था। और तो ये फर्क है। एंड ऐसा नहीं है कि वो आसान है कि गलत है या कितनी प्रॉब्लम होती है। हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम ही है। चाहे वो आपको कोई दे भी दे कि देखो ये डीवीडी है, ऐसा बनाओ, वो देख के बना रहे हो, वो भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। किया नहीं है ऐसे, मगर आई गेस इट इज डिफिकल्ट आल्सो। जी सर, तो मूवीज़ को लेके तो आपकी फिल्मोग्राफी को लेके थोड़ी बहुत तो डिस्कशन हो गई है। अभी मुझे एक्चुअली सर वो जोन में जाना है कि मैं समझना चाहता हूँ कि किस टाइप का सिनेमा देख के आप बड़े हो रहे थे और किस टाइप का सिनेमा ने आपको इन्फ्लुएंस किया। एंड इसी से फिर हम लोग ढेर सारे रिकमेंडेशंस आपसे लेना चाहते हैं। यंग फिल्म मेकर जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या मूवीज़, उनको किस टाइप का मूवीज़ एक्सप्लोर करना चाहिए या फिर किस टाइप का मूवीज़ आपको इफ़ेक्ट किया? क्योंकि आप देखोगे तो हर 5 साल बाद 10 साल बाद आपका फेवरेट मूवीज़ तो चेंज हो जाएंगी, आपका वो टेस्ट चेंज हो जाता है कि यार ये कुछ नया देखा, ये कुछ नया देखा। तो आप एक ब्रीफ वे में बता सकते हैं कि स्टार्टिंग में ग्रोइंग अप में आप किस टाइप का सिनेमा देख रहे थे एंड फिर कौन सा सिनेमा ऐसा था या कौन सी मूवीज़ ऐसी थी या कौन से फिल्म मेकर्स ऐसे थे जिसको देख के आप काफ़ी इफेक्ट हुए एंड फिर वहाँ से अलग रूट बन गया, बताइए। तो बचपन आई वुड से जब मैंने व्हेन आई डिसाइडेड, मतलब पढ़ाई के बाद, तो मेरा इन्फ्लुएंस रहा है ज़्यादातर जब हम पढ़ भी रहे थे, ज़्यादातर जैसे अपने इंडियन डायरेक्टर्स जो हैं, जैसे महबूब खान हुए, वी शांताराम हुए, राज कपूर जी हुए, इनका श्याम बेनेगल, आई यूज्ड टू लव हिज सिनेमा, सत्यजीत रे, इन डायरेक्टर्स को। और मैं फिल्म के हिसाब से नहीं जाता, मैं डायरेक्टर्स के लोग तो मैंने इन डायरेक्टर्स को बहुत फॉलो किया उस टाइम पे। फिर जब मैं एडवर्टाइजिंग में आया तो मुझे इन्फ्लुएंस किया गया या हुआ लोगों से, जिस तरीके से आई स्टार्टेड गोइंग फॉर फिल्म फेस्टिवल्स, तब मुझे वुडी एलन आए, ज़ैंग येमो आए, फिर आई थिंक जब मैं असिस्टेंट था तो आई गॉट अ चांस टू मीट ऑलिवर स्टोन, वो बॉम्बे में आए थे, ही वाज शूटिंग फॉर लिटिल बुद्धा उस जमाने में, तो मुझे मौका मिला उनसे मिलना, सो आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। क्योंकि आप उनकी फिल्मोग्राफी देखिए, उन्होंने प्लेटून बनाई, प्लेटून के बाद वॉल स्ट्रीट बनाई, तो आप
ये सोचो, मैं व्हाई इन्फ्लुएंस I became a fan of his by just sheer his thinking. कि आप बनाए प्लेटून, एक वॉर स्टोरी ऑफ टू पीपल, जंगल में किस तरीके से वो पॉलिटिक्स चल रही है, और फिर उन्होंने उसके बाद वॉल स्ट्रीट बनाई. वॉल स्ट्रीट वाज, आप शेयर्स को लेके मैनहट्टन की स्ट्रीट में कॉन्ट्रास्ट देखिए. दैट वाज इन्फ्लुएंस. आई वाज कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट माइंड. कि आप सोचिए, एक दिमाग में आप किस तरीके से उस डायरेक्टर ने यहाँ से निकल के वहां आया है, वो मुझे बड़ा फैसिनेट हुआ. फिर ये है अपना मार्टिन स्कॉर्सेसीज हैं, स्पीलबर्ग हैं. ये सब, इन लोगों का सिनेमा अभी भी आप इनका फिल्म देखिए तो आपको एक सीख मिलती है. जब मैं असिस्टेंट था इनकी अपना ये डायरेक्टर कपोला, गॉडफादर, माय गॉड, मैंने पता नहीं कितनी बार देखी होगी जस्ट टू नो, और हर बार देखने के बाद लगता है कि ये क्या कैसे सोचा होगा ये, और कुछ नई चीज आ रही है उसमें. आई मीन इट्स अमेजिंग. मुझे ज्यादातर ये डायरेक्टर्स ने इन्फ्लुएंस किया है. वुडी एलन को आप देखो, जिस तरीके से उनका इतने अलग है, किस तरीके से उनको सीन, वो सिंपलिसिटी जो लेके आते हैं, इतनी बड़ी चीज बोल जाते हैं वो छोटे जस्ट सीन में. इट्स commendable. आप जैंग येमो को देखो, उनका जो वास्टनेस है, उनकी ये जो मैंने अभी मलयालम फिल्म बनाई है दुजा, was influenced by his film called Raise the Red Lantern. Okay. What a beautiful film. मतलब I was completely taken in by that. और जब मैं एक दुजा की कहानी भी लिख रहे थे, me and my writer, तो हमारे दिमाग में वही था कि वैसे ही करेंगे. तो ये more towards that side हुआ है उसका. तो ये डायरेक्टर्स बेसिकली रहे हैं which I was influenced by, and not particularly फिल्मों के ऊपर, because क्या होता है कि आपकी क्रिएटिविटी जो है वो कई बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है एज अ फिल्म मेकर. तो आप ये नहीं कह सकते कि मार्टिन स्कॉर्सेसीज या स्पीलबर्ग को लीजिए कि ये फिल्म उनकी खराब हुई. You can't judge any director by one film. होता है डायरेक्टर्स का कि वो एक फेज आता है कि आप कह नहीं पाते वो कहानी, तो वो फिल्म नहीं चलती, या मे बी आप उन्होंने अपनी तरीके से कहा है जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है. सो एक फिल्म के ऊपर जज करना फिल्म मेकर का गलत है. तो मैं इन्फ्लुएंस रहा हूँ ऑल दीज नेम्स जो कह रहा हूँ, और काफी सारे और नेम्स हैं, एंड दैट हैज बीन माय मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ in the film industry as such, or making my films. आप Iranian directors को लीजिए. I mean, I'm a big fan of these Iranian directors. Yes. तो there are a lot of influence रहा है, और कहीं ना कहीं वही influence जो है somehow it has inspired me. हर डायरेक्टर का थोड़ा बहुत जो चीजें पसंद आई हैं. After knowing वुडी एलन को देखिए, उनकी फिल्में देखिए, वो दिखती हैं एक टाइप की. अगर ऑलिवर स्टोन की फिल्में देखिए तो उनकी हर फिल्म अलग है. आप जैंग येमो की देखिए तो उनकी एक वास्टनेस है. आप हमारे जो डायरेक्टर्स रहे हैं, जैसे महबूब साहब की फिल्में देखिए, महबूब खान की, वो एकदम ही अलग रही है. राज कपूर की फिल्में देखिए, आप श्याम बेनेगल की फिल्में देखिए, माय गॉड, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. आई मीन इन टुडेज टाइम अगर आप अनुराग को लीजिए, आई मीन ब्यूटीफुल. जो गैंग्स ऑफ वासेपुर, व्हाट अ फिल्म. I mean, both the films, I mean, what the way he's gone about doing it, it's commendable. So, as you know, these influences have always been with कोई अच्छी चीज है तो somehow you want to grasp it. So, ये influence रहा है हमेशा from filmmakers which I have tried to capture in my films. सर की अभी किलिंग ऑफ द फ्लावर मून आपने देखी सर? किसकी? नहीं, स्कॉर्सेसी सर की किलिंग ऑफ द फ्लावर मून जो अभी इट्स आई रेड दैट. वो किताब जो है वेरी ब्यूटीफुल. अच्छा, आपने पढ़ी है? तो वो एक्चुअली अगर आप देखें, मुझे ऐसे लगा, मेरा जो नजरिया था इसमें, इट्स प्योरली माइंड पॉइंट ऑफ व्यू, कि बहुत सारी चीज वो कह नहीं पाए द फिल्म. वो थोड़ी रह गई. बट इफ यू एक्चुअली सी इफ यू रीड द बुक, जो which the people at that time went through, he could not capture it. And I am not saying कि
इट इज वो फिल्ममेकर मतलब मार्टिन स्कॉर्सेसी इज वेरी रॉन्ग, बट समहाउ पता नहीं क्या हुआ, ही सच अ गुड स्टोरी टेलर, मगर पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे कह नहीं पाए वो, तो इस वजह से वो फिल्म थोड़ी दब गई थी। आई फील द स्टोरी इज ब्रिलियंट, अगर आप वो कहानी पढ़ो, मैं बुक नहीं पढ़ी है अभी, बट मूवी देखा था मैं। तो कायरस्तोमी सर की देखूं और मैं असगर फरादी सर की सिनेमा अगर मैं देखता हूं तो आपको मतलब फिल्म मेकिंग काफ़ी डिफरेंट है दोनों का, लेकिन दोनों ही काफ़ी एक पर्सनल स्पेस से आ रही है। कायरस्तोमी सर की मूवीज़ काफ़ी एक पर्सनल स्पेस से आ रही है कि ईरान में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक कैरेक्टर जा, तो लगता है कि ये जितने भी बड़े फिल्म मेकर्स हैं काफ़ी एक पर्सनल स्पेस से वो कहानियाँ आती हैं, तभी आपको वो कनेक्ट कर पाती हैं। क्योंकि ना मैं कभी ईरान गया हूँ ना कुछ, बट फिर भी मैं वो चीज़ फील कर पाता हूँ, मुझे लगता है आई गॉट ट्रांसपोर्टेड टू दैट। तो एक पर्सनल स्पेस से कहानियाँ आना क्या बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छा। I think it is definitely, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि it's personal space है, it's a personal space of what you have, how to capture the moment. Yes. That is more important. If you see, yes, कियारोस्तामी को देखो जिस तरीके से वो कैप्चर करते हैं, वो कौन सी फिल्म थी उनकी, I don't remember the name, वो 4-5 साल पुरानी है वो फिल्म। हाँ, सबसे रिसेंट मूवी जो अभी है वही 10-11 मिनट है, कैमरा एक जगह पे स्टैटिक है, फिल्म स्टार्ट बैठी हुई है और आपको पूरा सराउंडिंग और आवाजें आ रही हैं, इट्स सो ब्यूटीफुली कैप्चर्ड। तो इट इज गॉट टू डू दैट हाउ यू कैप्चर द मोमेंट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑल दीज डायरेक्टर्स ने अपने तरीके से उन्होंने किया है। असगर फरादी का भी आप अलग तरीके का एक कैप्चर है, आप माजिद मजीदी को देखिए, वो अलग तरीके से करते हैं, उनका एकदम ही अलग है। So I think सबका एक इन्फ्लुएंस रहा है, and that's how they go about doing it. I think हमारे यहाँ पे भी अगर आप जैसे अनुराग को देखिए, his style जो है, he captures it in a different way altogether. Yes, exactly. He's made a niche. वो जो जिस तरीके से वो फिल्म बनाते हैं, वो एक अपने में ही एक it's a wonder, जी, and it's beautiful. So yes, it is actually how you capture the moment, and that's what directors have managed to do it. I think like someone in love, right? वो जिस मूवी के बारे में आप बात कर रहे थे, कायरस्तोमी की साइड से। हाँ, जी। और बुक्स का बारे में बताइए सर, बुक्स रिकमेंडेशंस या किस टाइप के बुक्स आपने पढ़ी है या फिर किस टाइप के बुक्स आपको पसंद है, और बुक्स का क्या इन्फ्लुएंस रहा है? मुझे ज़्यादा फिल्म्स का रहा है, किताबों का नहीं, बट मैं कभी-कभी obviously I have a huge collection of books also, but I would say कि मुझे मेरा इन्फ्लुएंस ज़्यादा फिक्शन पे हुआ है, और I like मतलब completely fictional stories. ऑफ लेटली तो मैं अभी नाम जहन में नहीं आ रहा है कि कौन सी किताब या कुछ कहूँ क्या इन्फ्लुएंस रहा है, बट मैंने ये डिस्कवर किया कि आई स्टार्टेड लिसनिंग टू बुक्स, ये जो अब नए एप्स ऑडियो बुक्स, एंड आई हैव डिस्कवर्ड कि दैट इज फार मोर बेटर देन रीडिंग। दैट्स व्हाट माय पर्सनल फीलिंग इज। और एक टॉपिक सर जो मैं बात करना चाहता था आपसे, इस्मत चुगताई मैम जो हैं, उनके साथ आपका क्या इन्फ्लुएंस है, पहली बात। और दूसरी बात कि उनकी स्टोरीज़, मंटो साहब की स्टोरीज़, इनकी स्टोरीज़ अभी जाके मतलब काफ़ी पॉपुलर तो हुई हैं, बट थिंग इज़ कि जब वो उस टाइम रिलीज़ हुई थी तो उन पे काफ़ी बवाल हुआ था। नाउ अभी एक ऐसा पीढ़ी आ रहा है, एक ऐसा जनरेशन आ रहा है जो इस चीज़ को सिरे से खारिज कर रहा है और बोल रहा है कि ये वोक कल्चर है। आपने ये टर्म सुना है? अभी वोक कल्चर काफ़ी चल रहा है, या अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और ये सब जिसमें कि क्या हो रहा है कि जो इशूज़ या जो चीज़ें ये लोग उठा रहे थे, जो मुद्दे या जो कहानियाँ ये लोग बताना चाह रहे थे, जिन किरदारों के बारे में बताना चाह रहे थे, वो सब कहीं एक जनरलाइज्ड वे में आके दब जा रही है एंड कह रही है कि जैसे ये बहुत चल रहा है अभी वोक कल्चर वाला कि आइडेंटिफाई एज अ गर्ल एंड आइडेंटिफाई एज अ मैन, ये वाला चीज़ बहुत चल रहा है, और इसके ऊपर बहुत मतलब एक अजीब टाइप का उधर ट्रेंड चल रहा है अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इसको लेकर आपकी इस चीज़ को आप कैसे देखते हो, एंड इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे सोसाइटी पे? मैं तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं वैसे ही देखता हूँ, ईच वन टू देमसेल्व्स।
I mean, in today's time, if they're thinking in that way, सही है. If you manage to convey and prove that okay, जो आप कह रहे हो वो सही है, fantastic. I mean, there's no debate over there. Okay. It's pointless even thinking or going towards कि नहीं ऐसा नहीं है, because then you become you become radical. You become a leftist. Yes. So I don't see the point to get into that. हाँ, अगर वो influence ऐसे हो रहा है, लोग ऐसे कर रहे हैं, but it's good for them. It's the personal space. हाँ, the minute that personal space जो है, when it starts becoming public, तब कुछ और होता है या कुछ चीजें होती हैं. But I would rather not get into that side, or to say is that right or wrong. I wouldn't even get there. Each to themselves. If they think that is right, okay. If they believe that okay, I'm a woman or a man, good for them. Yes, I mean, would I support that? If everyone will support, I will support it too. हाँ, तब जब तक कि वो गलत लोग कह रहे हैं कि वो गलत है, तो मैं भी कहूँगा गलत है. I don't want to stand out, और ना मुझे कुछ कहना है कि नहीं I'm with you, what you are, अरे भैया आप अपनी कहानी कहिए, अपना फिल्म वो सब चीजों में ठीक है. हाँ, अगर कोई मैं कहानी करता हूँ जिसमें वो चीज लाने की जरूरत पड़ती, और फिर मैं जैसे कश्मीर पे, हामिद पे, मुझे ऐसे लगा जब रिलीज भी हो रही थी, काफी इंटरव्यूज हुए कि आप बात करिए उसके बारे में. I didn't want to talk politics. I don't want to get there. ये मेरी कहानी थी. लोगों ने कहा कि आप कैसे देखते हो कश्मीरीज को. मेरी कहानी के अलावा और मैं कुछ आगे नहीं सोचूंगा. मैंने स्टडी किया है, तभी मैं ये फिल्म बना रहा हूँ. सेम वे अगर ये बात है, अगर वो सही है, मगर मेरे लिए वो मेरी कहानी है. अगर वो जरूरत है उस कहानी की इस तरीके से कहने की, मैं कहूंगा. एंड प्योरली फॉर दैट रीजन, बिकॉज वो मेरी एक कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है. एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. मुझे खड़े रह के किसको सपोर्ट करना और या किसको नहीं ये सही है, आई डोंट वांट टू गेट इनवॉल्वड दैट. फिल्म्स के अलावा आप क्या करते हैं सर? हॉबीज क्या है आपकी? स्पोर्ट्स खेलते हैं आप, राइट? बैडमिंटन खेलते हैं या फिर? जी हाँ, मैं बैडमिंटन खेलता था. अभी तो फिलहाल मैं आजकल वॉक्स पे जाता हूँ. मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है जी. वो करता हूँ. या आई सर्च फॉर स्टोरी आइडियाज. मुझे वो इन्फ्लुएंस बहुत करता है. मैं ढूंढता हूँ. मुझे इंटरेस्ट ऑल्सो ये भी रहता है कि कोई यंग राइटर्स से मिलके बात करता हूँ, क्योंकि वो जो नया जो सोच है, that becomes very interesting. अभी 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं कर रहा हूँ, and it's come from the sources who are absolutely fresh. तो वो that is something very interesting. So I love to meet new writers. या कोई नई सोच हो, किस तरीके से उनका सोचना है. I like that. Besides that, I travel. और यही चीजें हैं. अब कोशिश ही रहती है कि भाई नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो. हम लोग तो भाई ऐसे हैं कि वो कुआं खोदते हैं, उसका पानी ड्राई हो जाता है, फिर दूसरा कुआं खोदो, फिर तीसरा कुआं खोदो. आई डोंट बिलीव वो यही सोच के कि अब एक दिन ऐसा कुआं बनाएंगे जो कभी सूखेगा नहीं. मुश्किल है ऐसा कुआं खोदना. पता नहीं, but you never know. वो उसके लिए you have to make commercial cinema, या सुपर हिट हो जाए वो कमर्शियली, तो फिर then no looking back. वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या होगा पता नहीं यार. मलयालम मूवी आप नेक्स्ट बना रहे हैं सर, वो लैंग्वेज मलयालम है, राइट? तो ये क्या वाइट एलिफेंट में साउथ के एक्टर्स बहुत सारे थे उसमें जो कि हिंदी में बात कर रहे थे, तो वो क्या कॉन्शियस डिसीजन था कि हिंदी में ही रखना है? और अभी आपने मलयालम क्यों चुना, या फिर बस कहानी कहनी है तो कोई भी भाषा में हो तो कह ही सकते हैं, तो ये रीज़न है या कोई स्पेसिफिक रीज़न है जो आप बताना चाहें? क्या हुआ था जब मैंने वाइट एलिफेंट जब रिलीज बन गई थी, इट वाज सिलेक्टेड बाय इंडियन पैनोरामा, तो नेशनल अवार्ड्स के लिए भी गई थी वो फिल्म. तो वहाँ पे फिर उसके बाद से कई साल के बाद आई वाज ऑन द पैनल फॉर नेशनल अवार्ड्स.
ऑन द जूरी, मैं जूरी में था, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि हमने इस तरीके से, इस वजह से व्हाइट एलिफेंट को सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि हमें वो गलत लगा कि मलयाली जितने थे एक्टर्स वो हिंदी में बात करते हैं, जी जी जी, क्योंकि उनका टोन हमको सही नहीं लगा, तो वो हमें कुछ वी कुड नॉट डाइजेस्ट दैट। तो जब मैंने ध्वजा जब कंप्लीट हुई तो ये था कि उसको सोचा नहीं था किस तरीके से बनाने, मगर जब मुझे कोई प्रोड्यूसर मिले उन्होंने कहा इसको मलयालम में ही बनाते, तो आई जंप्ड एट इट। आई डोंट स्पीक मलयालम, मुझे ना आती, मैं समझता भी नहीं हूँ, बट उसको हम लोग ने बनाई मलयाली में इस वजह से क्योंकि टू बी ऑथेंटिक, टू बी एज ओरिजिनल टू द सब्जेक्ट। इट्स प्योरली इट वाज वही सोच के हम लोग ने बनाई। हाँ, बिकॉज वो कहानी हम लोग ने मैंने इतने साल उस पर काम किया है तो थोड़ा आसान था। तो मुझे पता था कि एक्टर्स कहाँ पे पॉज लेंगे और वो पॉज का क्या मतलब होगा, ये सब पता था, तो इस वजह से उस तरीके से आसान हुआ। आप ये देखिए ना मेल गिब्सन की एपोकलिप्टो नाउ, जी जी जी, वो भी ही नो द लैंग्वेज बट ही मेड दैट फिल्म। यस, वो खुद से एक अलग लैंग्वेज है वो पूरा, बट फिर भी यू लव दैट मूवी। आप उस में तो ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हो, आप उस कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट भी हो रहे हो। देन तो ये भी इसमें भी यही था कि फिल्म इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज। तो अब कौन सी भी लैंग्वेज में हो, हमको एक इमोशन पकड़ के चलना है और वो उस तरीके से करना है। तो इट वाज बहुत मुश्किल था, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मुश्किल था, मगर मुझे वो कहानी इतनी अच्छी तरीके से, बिकॉज हम लोग ने साथ में काम किया है, तो वो आसान था टू रिलेट टू क्या कैरेक्टर्स। तो हम सीन से पहले बस मुझे इतना ब्रीफ करना था मेरे एक्टर्स को कि ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ऐसा इमोशन चाहिए। एंड ये जितने एक्टर्स थे लाइक आमला पॉल हैं, वो तो शी इज अमेजिंग एक्टर, तो इट वाज वेरी गुड एंड शी गॉट दैट कैरेक्टर राइट अवे। और बाकी जितने एक्टर्स थे उसमें इस फिल्म में, तो दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब। तो हमारी काफी रीडिंग्स हुई थी उससे पहले, शूटिंग से पहले, तो एक अंदाजा था। और इस सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने ये फिल्म जब हमने लिखी थी वो इंग्लिश में लिखी थी और फिर इंग्लिश से ट्रांसलेट किया था मलयाली में। ओके, तो वो आसान रहा। आई न्यू एग्जैक्टली कि ये क्या है मीनिंग, कहाँ पॉज होगा, किस वजह से होगा, क्या उसका मतलब है पॉज का। तो वो थोड़ा आसान रहा था उस वजह से। मलयालम मूवीज आप देखते हो? मलयालम वेरी गुड, दे आर डूइंग मींस आउटस्टैंडिंग जॉब, अमेजिंग। आई थिंक वही तो फर्क पड़ रहा है कि हम यहाँ हिंदी में क्या होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि यू नो फिल्म हमारी रिकवर कर ले और प्रॉफिट हो। हाँ, वो लोग नहीं सोच रहे हैं, वो लोग को कहानी कहनी, पर कहानियां ही बता रहे हैं उनका। आप देख के ही आपको फील होगा कि जस्ट देयर प्रायोरिटीज उनका वही है, स्टोरीज। एंड क्या एक्टर्स हैं वो, फहद फैसल को देखो आप, फहद फाजिल हो गए, जबरदस्त, अमेजिंग। क्या मतलब सच नेचुरल एक्टिंग, उसकी फिल्मों देखिए तो उसका ग्राफ है, वाओ, अमेजिंग, डाइवर्स। अभी रिसेंटली सर वहाँ ममूटी इतने बड़े स्टार हैं सर, बट अभी रिसेंटली ब्रह्म युगम देखी थी उनकी, इट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब वो स्टार्स भी जाके ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट्स को चूज़ करना, बैक करना, ये बहुत बड़ा बात है, जो कि सैडली सर अगर मैं बोलूँ तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं दिखता है अभी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आपको क्या लगता है, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ लैग कर रही है? लैग तो कर रही है, ये तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर क्या आपको क्या अभी सिनेरियो क्या दिख रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का? आई थिंक क्या प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आई फील इज दैट आप सोचो, कोई आप सोचते हो प्रॉफिट्स का कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, मुझे इसकी रिकवरी इतनी चाहिए ही चाहिए। हाँ सही है, आप जो भी पैसा डाल रहा है इट्स गुड फॉर हिम टू थिंक लाइक दैट, मगर आप भूल जाते हो, आप स्टार्स लेते हो, बिकॉज आपने एक सर्टेन अमाउंट डाला है तो आप स्टार्स लेते हो। स्टार्स की इनसिक्योरिटी ये है कि उनको लाइमलाइट में रहना है, वो लोग आर्ट हाउस नहीं करेंगे क्योंकि उनके वैल्यू कम हो जाएगी। वो लोग सोचते हैं कि भाई हमको इस फिल्म से 10 फिल्में और मिले, अगर इस फिल्म से एक फिल्म नहीं होता है देयर इज अ लेट डाउन फॉर देम, तो उनको वैसा करना नहीं है। तो वो फर्क बहुत है, एंड आई फील बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम एक्सपेरिमेंट करना या कहानी कहना छोड़ दिया है। हमको प्लीज करना है हमारे ऑडियंस को, तो उसमें ये गाना डालो, उसमें ये इन्फ्लुएंस डालो। अब चलो हमने ये एक स्टार लिया है तो उसका वैल्यू ये है, तो वो वैल्यू आनी चाहिए हमारी फिल्म में। आप कहानी नहीं सोच रहे हो, उनकी वैल्यू सोच रहे हो प्रॉफिट के लिए, एक फॉर्मूला बेस्ड हो जा रहा है।
और वो फॉर्मूला की वजह से हमारी जो नुकसान जो हो रहा है, हमारी फिल्में नहीं चल रही हैं बिकॉज ऑफ दोज रीजंस, और हम कहीं आगे इसको लेके नहीं जा रहे, एंड इट्स गेटिंग कंट्रोल, एंड यही सबसे आई फील इट्स अ मेजर लेट डाउन। और द मिनट यू स्टॉप थिंकिंग, आप ऐसा नहीं है कि हम लोग ने अलग कहानियां नहीं कही, अगर आप पहले जाइए देखिए गुलजार साहब की कहानियां देखिए आप, शान उनकी कहानियां कितनी अलग हुआ करती, बोथ हैड सब्सटेंस एंड कमर्शियल एंगल, बोथ थे दोनों में, राइट। आप गुलजार साहब की कहानियां देखिए, आप अनमोल देखिए, व्हाट अ ब्रिलियंट फिल्म दैट वाज, यू नो। फिर आप उसके बाद से ऋषिकेश मुखर्जी को लीजिए, या आप आशु चैटर्जी को लीजिए, सच ब्यूटीफुल। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ने, गुरुदत्त को लीजिए आप, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इस फिल्मों में नहीं कहा है, मगर वो चीज अब खत्म हो गई है, और सिर्फ आप कमर्शियल सोचते हो। ये एक नजरिया हो गया कि भाई यू हैव टू अर्न मनी, सही बात है, आप करो, मगर आप कहानी कहना छोड़ दिए। दैट्स व्हाट माय फीलिंग इज। यस। ठीक है सर, तो बातचीत के हम लोग आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। तो अभी तक अगर कोई सवाल जो आपको लगा कि मुझे पूछनी चाहिए और मैं नहीं पूछ पाया, तो या कुछ बताना हो, शेयर करना हो, तो आप कर सकते हैं। आपने तो सब पूछ लिया और मैं वही सोच रहा हूँ क्या कहूँ। नहीं, आई वुड से कि फॉर यंगस्टर्स, यू नो, आप कहानियां का सोचिए, और ये मत सोचिए कि कितना मुश्किल है सर एक यंग फिल्म मेकर को अभी फिल्म में आना, बीट एक्टर, डायरेक्टर, या इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये कोई मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ बी ट्रू टू योरसेल्फ, और कहीं ना कहीं वो टैलेंट आएगा बाहर। जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड थिंग्स विल हैपन। इट्स ओके। I feel you should definitely you know, be true to yourself, और आप सिर्फ अपने उसमें आप don't think कि वो क्या होगा, उसका रिजल्ट मत सोचो, but just go at it. Yes, it is difficult, but you don't have to change your mind. You just have to be true and just be at it. Okay. Think of ideas, and नए ideas who will not accept. आप देखिए ना, आप गैंग्स ऑफ वासेपुर के राइटर पहले कौन थे? बनी ना फिल्म में, अब कितने बड़े राइटर हो गए, वो भी नए आए थे, उन्होंने भी डर डर के अनुराग को सुनाया था, चल गए। डोंट स्टेप बैक, डोंट कंट्रोल, आओ बात करो लोगों से, अगर होता है तो वेरी गुड। And what's your take on that whole nepotism fiasco and debate and everything? इसके ऊपर आपका क्या टेक है? और बात ये है सर कि ये क्या है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, बट द थिंग इज़ ये एक अलग सा साइकोलॉजिकल बैरियर बस दिमाग में बना दिया गया है। तो इसको लेके आपका क्या टेक है कि न्यू फिल्म मेकर्स को लेके, या क्या आपका स्टैंड है इस चीज़ को लेके? देखो, मेरा नज़रिया इसमें एकदम क्लियर है। ऐसा कुछ नहीं है कि नेपोटिज्म or they have advantage, ऐसा कुछ नहीं है भाई। your talent is important, that's all I can say। आप अगर अगर ऐसी चीज होती तो कितने स्टार्स के बच्चे कहाँ निकल जाते, और कई लोग ऐसे भी हैं कि कहीं नहीं निकल पाए, कुछ हो नहीं पाया। सो आई थिंक इट्स, वो सब चीजें बोलने के लिए आसान होती है, या आपको अपना दिल बहलाने के लिए क्या बहुत आसान है, बिकॉज ही सो एंड सो सन। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने टैलेंट पे बिलीव करो एंड खत्म, और उसके आगे कुछ नहीं है। फॉर मी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द इंडस्ट्री, आई एम स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम्स। आई वाज बोर्न इन द इंडस्ट्री, मगर मुझे कोई किसी से, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। हर स्ट्रगल है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिकॉज हाँ, एडवांटेज ये रहता है कि माय इमीडिएट फैमिली नोज कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है। My wife and my kids, the pros and cons pretty well. They know the suffering over here. Okay. क्योंकि हमारे पास एक दिन काम है, 10 दिन काम नहीं रहता है, और हम लोग वो जो काम जब नहीं रहता है, हमारी फ्रस्ट्रेशन फैमिली पे ही निकलती है। We know so, more used to हैं आप। used to it. That is what difference is. अभी जो एक नए वेब सीरीज पे काम कर रहा हूँ, he's a fresh writer. Great. वो दिल्ली का है, और उसकी फैमिली इस इंडस्ट्री में है ही नहीं, कहीं मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है, और वो उसके पीछे पड़े रहते हैं कि तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। So I see that difference. कि जो बाहर के नहीं है, जो बाहर के हैं, उनको इतना मुश्किल होता है अपनी फैमिली को समझाना, कन्विंस करना कि मुझे इस लाइन में आना है।
वो हम लोग के लिए या इस फैमिली में अगर बॉर्न है आप फैमिली में, वो आसान हो जाता है. I see only that difference. और कुछ नहीं है. You be, and as far as talent is concerned, you be true to your talent and that's it. रील्स देखते हो सर आप? हाँ, अरे किस टाइप के रील्स आते हैं फीड में, और कितना आपका अटेंशन स्पैन पे कितना इफेक्ट होता है उसका? नहीं, मुझे अटेंशन स्पैन में नहीं होता. मैं उसको एंटरटेनमेंट में देखता हूँ. और जब जो चीजें आती है मेरे पास, मुझे ज्यादातर मोनोलॉग्स आते हैं एक्टर्स के, मैं वो देखता हूँ. अच्छा. या मैं ज्यादा, और मैं जिनसे एक्टर्स से भी अगर मिलता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि भाई आप सोशल मीडिया को यूज करो सही तरीके से. yes. आप अपने मोनोलॉग्स डालो कि लोग देखें, आपको डायरेक्टर्स देखेंगे तो आपका टैलेंट मालूम पड़ेगा. और मोनोलॉग्स आप क्रिएटिव हो तो आप भाई कई अपने मोनोलॉग्स करके उस पर डालो, कोई ना कोई देखेगा, कहीं मालूम पड़ेगा अरे भाई इसमें टैलेंट है, अरे ये कौन है, यही कैरेक्टर में ढूंढ रहा था, कहीं आपका निकलेगा. उस पर करो. Use social media in the right way. And what do you see in an actor जब वो फर्स्ट टाइम आपके पास आते हैं या फिर कास्टिंग करते वक्त? What do you see in an actor first? I see the depth. वो क्या पोटेंशियल वो दिखता है. आप टैलेंट ना एक वो फट से दिख जाता है, वो एक डेप्थ दिखती है. और जो सॉफिस्ट होते हैं वो मालूम पड़ता है यार ये तो मतलब ऊपर ही ऊपर है. वो दिख जाता है. और इसका क्या है रीजन मालूम करना, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आई एम अ डायरेक्टर हु कैन, वो मालूम पड़ता है. कई बार अगर आप देखो अच्छे बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ अभी जैसे आप रणवीर सिंह को लो, आप रणवीर सिंह की एक्टिंग बंसाली के साथ देखो, रणवीर सिंह की एक्टिंग आप रोहित शेट्टी के साथ देखो, वो टैलेंट देखो. एक्टर तो सेम ही है बट किस तरह से यूज किया गया है. सो ऐसा नहीं है कि अगर वो मैंने किया तो ये सही स्पॉट हुआ कि उसको मालूम पड़ा इसकी डेप्थ सही है. वो दूसरे डायरेक्टर के साथ ज्यादा डेप्थ होगी शायद, मैं उसको अलग तरीके से देख रहा हूँ. सो इट इज प्योरली दैट, वही है. ओके, थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया बात करके. मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी स्टोरी टेलर से बात कर रहा हूँ लिटरली. मैं आप जो कहानियाँ सुनाने लगे मैं बस एकदम सुनते रह गया. मुझे बहुत मज़ा आया बात करके एकदम काफ़ी. थैंक यू. आप ये ऐसे ही अच्छी मूवीज़ बनाते रहें और दोबारा हम लोग हो सकता है रियल में कभी मिल पाएँ तो बात करते हैं आपसे. जरूर, डेफिनेटली. बस फिंगर्स क्रॉस, बस वही हो फिल्म बनती है. काफ़ी मज़ा आया सर आपसे बात करके. थैंक यू. हाँ, नेक्स्ट टाइम फिर कभी बात होगा. हो सकता है नेक्स्ट फिल्म जब आए तो मैं वापस अप्रोच करूँगा. एंड आई होप कि आप रिप्लाई दे. बहुत ही अच्छे वे में आपने रिप्लाई दिया सर. बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो इतना इजीली रिप्लाई देते हैं एटलीस्ट. तो थैंक्स अ लॉट. और मुझे इसका आप लिंक भेजिए जब आप. जरूर. मुझे एक हफ्ता टाइम लगेगा इसको मैं अच्छे से एडिट वगैरह करके फिर आपको मैं भेज दूँगा. ठीक है. थैंक यू सर. बाय.